मुनाफा वसूली की ग्रिप में हीरो मोटोकॉर्प, ओएनजीसी, बंधन बैंक का स्टॉक में सुबह से ही दबाव देखने को मिला है नंबर्स के बाद। और गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी आज कुछ मुनाफा वसूली के अंश बनते दिखाई दिए हैं। तो ये फिलहाल वो काउंटर्स है जहां पर तेजी और मंदी के सौदे सबसे ज्यादा आज के सत्र में दिखाई दिए हैं। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। टेक्निकल्स पर हमारे साथ प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालवी और अमित सेठ जुड़ेंगे। फंडामेंटल राय लेंगे हम शरद अवस्थी से। 2:15 बजे केशुराम इंडस्ट्रीज के नतीजों पर कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ पी राधाकृष्णन से होगी चर्चा। फिर 2:30 बजे आईटी स्टॉक्स में इतनी तेजी की वजह क्या बन रही है, सुमित को जोड़ेंगे। साथ ही साथ 240 पर 4 का चौका लेकर आएंगे। सस्ता ऑप्शन राजेश पालविया से समझेंगे। राजेश सातपुते आज देंगे एफएनओ का सुपरस्टार। मानस जायसवाल से जानेंगे चार्ट का चमत्कार। मिड कैप फंडा शरद अवस्थी से लेंगे। 245 पर कल आने वाले नतीजों पर होगी बातचीत। इंडसइंड बैंक, पॉलीकैब, एलटीटीएस Q1 प्रीव्यू क्या कहता है, यतिन से समझेंगे। 250 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारा साथ देने वाले हैं KR चोकसी सिक्योरिटीज के देवेंद्र चोकसी। और ऑफ कोर्स फिर 3 बजे रुक करेंगे डीलिंग रूम के चेक का यतिन के साथ। BTST STBT ट्रेड्स और क्लोजिंग की रणनीति। लेकिन मार्केट इस समय देखिए, अब निफ्टी ने मारी है फिर एक सेंचुरी। 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी 19,670 पर। बैंक निफ्टी बढ़ रहा है ट्रिपल सेंचुरी की तरफ। और एक बार फिर HDFC बैंक लेकर आइए जरा। और HDFC बैंक अब इस समय 1672 पर इस समय HDFC बैंक का। याद रखिएगा, इसका जो प्रीवियस हाई था वो करीब 1720 से 1740 के बीच का जोन था। वहां से थोड़ा करेक्शन आया था स्टॉक में। तो अब देखते हैं ये उस तरफ स्टॉक बढ़ता है या नहीं। हमारे पैनल को जोड़ना शुरू करते हैं और आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा हमारा पैनल, और उससे बातचीत अब शुरू करते हैं। राजेश सातपुते, प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, अमित सेठ, ये सब हमारे साथ। जरा एक बार विंडो में लेकर आइए सबको, और उसके बाद इन सबसे ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। सभी गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए, बाय या सेल? बाय ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बाय है। बहुत ही बढ़िया, अच्छा लग रहा है मुझे, मूड भी बढ़िया है। आरती इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है मुझे। ट्रेड कर रहा है 463 पर। लगता है जितना स्ट्रेच हो गया डाउन साइड, एक बाउंस मिलना चाहिए। स्टॉप होगा करीब 455 का, बस टारगेट 475 टू 480 नजर आते हैं आरती इंडस्ट्रीज में। ओके, आरती इंडस्ट्री आज सुबह सुबह केमिकल शेयरों में एक लग रहा था मोमेंटम बन रहा है। काफी दिनों के बाद यहां पर बाइंग लौटी। मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं? अनुज जी, ओबराय रियल्टी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। फ्राइडे के सेशन में भी आई थिंक स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया था, और आज भी देखिए मॉर्निंग से स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है। तो आई थिंक यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है जहां पर आप 1054, ये स्पॉट लेवल्स हैं, 1054 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। और अब जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 1100 रुपए के रहेंगे ओबराय रियल्टी में। ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो एट द मनी कॉल ऑप्शन 1070 वाला जो 28 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 16 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप 50 रुपए के ट्रैक के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, ओबराय रियल्टी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है इस स्टॉक में। 1054, 1050 की जो ट्रेजेक्टरी इसने पार करी है। डिसेंट टेक्निकल सेटअप। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून। आपका कन्विक्शन ट्रेड। एवरीवन, वीरेन आपने मेरे सेक्टर का नाम ले लिया, वो है सीमेंट सेक्टर। आप देखिए ग्रासिम, क्या बढ़िया पैटर्न है, बढ़िया मोमेंटम है। और जिस तरह से यहाँ पे डेटा सेटअप है वो देख के लगता है कम से कम जाएगा ये 1840 1850 तक। सो एट अ लेवल ऑफ 1785, एक्चुअली एंट्री था इसका 1775 का, तो 1765 का स्टॉप लॉस रखे, लॉन्ग करे और टारगेट सेट करे 1850। ग्रासिम लुक्स एक्सीलेंट ऑन द चार्ट। ओके, ग्रेसिम 1785 का ही आपका कन्विक्शन ट्रेड है। और याद रखिएगा डेरिवेटिव्स में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप जो हुआ है वो आज सीमेंट में हुआ है, और विद इन सीमेंट सबसे बड़ा हुआ है बिल्डअप ग्रेसिम में। शरद, गुड आफ्टरनून। आज एक हिस्ट्री क्रिएट करी है इंडस्ट्रीज एट ऑल टाइम हाई। स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रिलायंस, HDFC बैंक नंबर्स के बाद लहराता हुआ। आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है, क्या चीज करेंगे इस वक्त? ACC बढ़िया लग रहा है। हमें लगता है ज्यादा मूवमेंट आई नहीं है स्टॉक में। अडानी वाला हैंगओवर भी था, उस वजह से भी बीच में जो न्यूज फ्लो वगैरह आया था। अब यहाँ से हमें लगता है जैसे जैसे ग्रुप मोर और लेस स्टेबलाइज हो गया है और जैसी उनकी नीतियां हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो 500-600 रुपए के आसपास EBITDA पर टन ACC कमा रहा था, अगले 2 साल में ऑपरेशनल एफिशिएंसी रैंप अप करके इसको 1000 रुपए पर टन तक ले जाएंगे। और कुछ कैपेक्स वगैरह अंबुजा में रूटिन हुआ है, बट कुछ कैपेक्स की हम उम्मीद कर रहे हैं कि ACC में भी रूटिन होगा, जिसका फायदा कंपनी के नंबर्स में दिखना चाहिए। जैसे जैसे वो अनाउंसमेंट आती है और ज्यादा री रेटिंग होनी चाहिए।
और वैल्यूएशन वाइज सबसे ज्यादा कंफर्ट है, करीब 90 से 100 रुपए पर $100 पर टन के हिसाब से वैल्यूएशन चल रही है। हमारा मानना है कि कंजर्वेटिवली भी ट्रेड करता है तो 120-130 के ईवी पे कंपनी ट्रेड करनी चाहिए, तो 2100 से 2200 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से एसीसी। चलिए, ये हो गई बात एसीसी की, ये पसंदीदा स्टॉक शरद जी का। अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी, आपकी ट्रेड। जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मुझे इस समय ट्रेड अच्छा लग रहा है। डॉक्टर रेड्डी सवेरे 10 बजे के शो में भी हमने इसे रिकमेंड किया था, वहां से ट्रेड ग्रिप में है। काफी बेहतरीन चार्ट है इसका। एक इसमें पुल बैक आया 10 और 20 डेमा पे, और आज एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमने एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड जोन पे बनते हुए देख रहे हैं यहाँ पे। दैट इंडिकेट्स कंटिन्यूएशन ऑफ द अप ट्रेंड। 5215 का इसका कैश में प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 5150 का और टारगेट्स रहेंगे 5350 के। चलिए, ये समय अमित सेठ की कॉल। एक बार कुछ स्टॉक्स को और देखते हैं जहां पर अच्छे मोमेंटम इस समय बन रहे हैं। फार्मा में एक दो स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। एल्केम लैब्स यहाँ पर अच्छा मूव दिखा रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, आई थिंक सुबह गावस्कर ने पिक किया था यूनाइटेड स्पिरिट्स को, यहाँ पर अच्छे मूव्स है इस समय। इनफैक्ट गावस्कर, एक बार जरा इसको रिविजिट करते हैं। सुबह आपने स्टॉक को लिया था वो वीरू के नए ऑफिस के सेलिब्रेशन में, तो अब यहाँ पर टारगेट अपडेट करें। बिल्कुल, ट्रेड कर रहे हैं 970। इन द नियर टर्म में इसका टारगेट करीब 1000 के करीब है, लेकिन जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है ये 1000 तो डेफिनेटली पार कर लेगा। हायर जोन पे देखेंगे क्योंकि लार्जर टर्म टाइम फ्रेम पे जब स्टार्ट देखते हैं तो स्ट्रक्चर में एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, थोड़ा पुल अप मिल सकता है इसमें। स्टॉक होगा करीब 960 का। चेस द ट्रेंड, राइट द ट्रेंड। मेरे ख्याल से इसमें अच्छा मुनाफा मिल सकता है। जब भी कोई डिप्स मिलती है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी यूनाइटेड स्पिरिट्स में। इंटरडे प्रॉफिट जब भी चाहे बुक कर सकते हैं। ये इस पैनल की चाहे वो दोपहर का हो चाहे सुबह का हो, एक प्रथा सी बन गई है। कोई कुछ भी करे, रसीद कटती है मेरे नाम की। फंक्शन था प्रकाश सर का, रसीद कटी मेरे नाम की, है ना सर। मैं तो सुबह से ढंग से खाना भी नहीं पाया हूँ और आपने रसीद काट दी मेरे नाम की। मॉर्निंग में पहला ट्रेड देते हुए वीरेंद्र का जिक्र। अनुज, ये सही नहीं है, थोड़ा सा बैलेंस बिठाइए। अच्छा चलिए, ठीक है वीरू, अगली बार ध्यान रखेंगे इस चीज का। लेकिन इस बार तो रसीद कट चुकी है आपकी, तो क्या करें उसका। जब नए ऑफिस की पार्टी होगी तब डेफिनेटली रसीद काटिएगा। अब अनुज जब आएंगे अगले हफ्ते तो हम पार्टी करेंगे। बिल्कुल, अगले हफ्ते, या मतलब एग्जैक्ट डेट प्लान नहीं है, लेकिन मैं ऑब्वियसली आऊंगा वहां पर नए ऑफिस में, और एक हफ्ता वहां आप सबके साथ बिताऊंगा, तो फिर तब वहां पर जरूर पार्टी करेंगे। लेकिन मार्केट पर वापस लौटते हैं और कुछ स्टॉक्स देखते हैं। एक बार सिटी यूनियन बैंक लेकर आइए जरा, इंटरडे चार्ट सिटी यूनियन बैंक का। सिटी यूनियन बैंक जिसमें आई थिंक पिछले कुछ दिनों में बड़ी गिरावट आई थी, इस समय यहाँ पर थोड़ी सी एक रैली बन रही है। मानस, एक बार चार्ट देखिए सिटी यूनियन बैंक का, फर्स्ट डे ऑफ रैली, क्या इसको चेस किया जाए? मैं थोड़ा वेट करूंगा। ये बिल्कुल सही है कि स्टॉक ने 22 मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया है, लेकिन एक ब्रेकआउट का इंतजार है। 133 रुपए के ऊपर निकलेगा तब यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, तब आप फ्रेश लॉन्ग ले सकते हैं और आपके टारगेट 143 रुपए के होंगे। बट अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए 127 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो सिटी यूनियन बैंक में एक अच्छा खासा मोमेंटम। इनफैक्ट आज दोपहर में जो भी नतीजे आए हैं वो अच्छे ही साबित हो रहे हैं। करूर व्यासा बैंक के नतीजे हम देख रहे थे, वहां पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला। सेंट्रल बैंक के नंबर्स कुछ देर पहले आए थे, वहां पर भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है। और एचडीएफसी बैंक ऑफ कोर्स लीडर ऑफ द पैक है ही। तो इन स्टॉक्स में मिड कैप काउंटर्स में काफी ज्यादा जोश। अच्छा, लगे हाथ एक बार आरबीएल पर भी व्यू ले लेते हैं। अमित, आपका ट्रेड क्या बनेगा? करीब 3-3.5% ऊपर, और यहाँ पर कुछ शॉर्ट कवरिंग के साइंस देखने को मिले हैं। जी शिवराम, स्टॉक में हमने काफी एक शार्प रनअप देखा पिछले 5-6 दिनों में। स्टॉक थोड़ा सा एक्सटेंडेड जरूर है, लेकिन अप ट्रेंड इसका इंटैक्ट है। किसी की अगर लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली वो बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 218 एंड अ टारगेट ऑफ 225 to 230। फ्रेश पोजीशन के लिए अभी सलाह इसमें नहीं रहेगी क्योंकि एक बार रनअप आ चुका है। बाय ऑन डिप अगर कोई मिले तो डेफिनेटली उस समय हम फिर कंसिडर करेंगे। आरबीएल बैंक, आई मीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूवर इन द मिड कैप बैंकिंग स्पेस, और इसके हंट पहले ही मिल गए थे। इसमें काफी अच्छे खासे वेरिएशंस थे। अच्छा, मैं जरा एनबीएफसीज में थोड़ा सा यहाँ पर इस वक्त थोड़ा सा बिल्डअप को जरा देख रहा था कि कहाँ पे कुछ इंप्रेस कर रहा है। डायरेक्टर साहब, एक बार जरा एसबीआई कार्ड्स लेके आइएगा। एसबीआई कार्ड्स की प्लेसमेंट देखते हैं, क्योंकि पूरी एनबीएफसी बास्केट में आज ये चंक में सबसे बड़ा जो बिल्डअप हुआ है वो यहीं पे हुआ है, 848। मानस, आपका भी एसबीआई कार्ड्स पे क्या है?
दरअसल मैं इस ओआई एडिशन को इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, जरा प्लीज देखिएगा 844 आज ये कर्व लिया इसने एग्जैक्टली अपने 20 डेमा से और 50 डेमा से, लेकिन ये जो ओआई बिल्डअप है ये एग्जैक्टली 100 और 200 डेमा पे आया है। आप इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्या? मेरा प्रश्न एग्जैक्टली एक बॉटम को एक रिवर्सल को पकड़ने का था, आपका व्यू इस पर? तो देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए काफी समय से, मेरे ख्याल से पिछले करीब 6 या 7 सेशन से 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। हालांकि 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले हो रहे हैं। तो आपको केवल इंतजार करना है कि ये लेवल्स 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो जाए, तब एक लॉन्ग बनाना चाहिए। तो 855 के ऊपर आपको खरीदारी करनी है एसबीआई कार्ड में। स्टॉप लॉस लगाएंगे 839 का और फिर आप टारगेट बड़े सेट करिए करीब करीब 900 रुपए के। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एसबीआई कार्ड पर एक व्यू बनता हुआ दिखाई दिया है। एक मोमेंटम ट्रेड इस स्टॉक में लौटा जरूर है। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स आप ध्यान दीजिए जहां पर अच्छी खासी हरकत देखने को मिली है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिहाज से जी एंटरटेनमेंट एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर आएगा, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा स्पाइक फिर देखने को मिला है। 229 के लेवल्स, 6% की तेजी। इस पर अमित आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि फिर मोमेंटम इसने पकड़ा है और ये एक स्टॉक है जो किसी भी तरह किसी भी साइड पर सरप्राइज कर सकता है। आज के इस ट्रेंड के साथ रहेंगे? डेफिनेटली हर्षिता मैम, फिलहाल तो इसमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और कल आज की हम कैंडल देखें तो इस कैंडल के साथ वॉल्यूम अपटिक भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो डेफिनेटली इसमें बने रहना चाहिए। यहाँ पे भी 229 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रखेंगे लगभग 224 का और 240 तक के इसमें टारगेट्स पॉसिबल है जी एंटरटेनमेंट में। जी एंटरटेनमेंट, मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ पे अब क्या डेवलपमेंट आ सकती है। आई थिंक वो जो उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे, एक थ्योरी मार्केट की जो बन रही थी कि अप्रूवल आ जाएगा शायद सोनी मर्जर का, और एट द सेम टाइम पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा ना रहे कंपनी में, तो एक आउट एंड आउट एमएनसी कंपनी बन जाए। ये मेरे ख्याल से मार्केट एक अज्यूम करके चल रहा है। और एनसीएलटी में नॉर्मली जब भी ऑर्डर रिजर्व होता है वो फेवर में ही आता है नॉर्मली। इसके लिए एक महीने में इतनी बड़ी रैली, 22-22.5% की रैली यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, जी सोनी का जो मर्जर हुआ था उसमें एक तरीके से जो जी को वैल्यू सब्सक्राइब की गई थी वो 300 रुपये पर शेयर थी। तो स्टॉक अभी भी उन लेवल से नीचे है, हालांकि अभी भी फाइनल अप्रूवल आना बाकी है। तो एक बार वो आ जाए फिर शायद इसको रिविजिट करेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर अच्छे मोमेंटम जी एंटरटेनमेंट में। उसके अलावा मोमेंटम कहाँ पर है देखिए, उसके अलावा मोमेंटम आपको आज कुछ स्टॉक्स में डाउनवर्ड साइड पर भी है। हीरो मोटोकॉर्प लेकर आई एक बार, एक वन वे रैली के बाद अब हीरो में थोड़ा कंसोलिडेशन और हीरो में थोड़ी सी आज आपको दिखाई देगी डिक्लाइन। लेकिन उसके अलावा कहाँ पर मोमेंटम है? ग्रासिम की हमने चर्चा की, ग्रासिम पर कॉल भी हो गई। डॉक्टर रेड्डी सुबह पिक किया गया था, वहाँ पर अच्छी खासी बात हो गई। एक बार जरा कोफोज लेकर आइए। कोफोज अब इस समय डे लो पर, और कोफोज में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ है कोफोज में यहाँ पर। और इवन एलटीआई माइंडट्री, कुछ मिड कैप आईटी स्टॉक्स में, एलटीआई तो खैर लार्ज कैप हो गया, कुछ मिड कैप स्टॉक्स में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है। कोफोज मानस क्या भी होगा यहाँ पर? देखिए व्यू तो अभी भी बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि स्टॉक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्डल जो कि 4800 के आसपास था उसको ब्रीच किया और वहां पर भी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आई थिंक ये रैली अभी भी कंटिन्यू रहेगी। आई थिंक 52-50 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, तो खरीदारी करने की राय रहेगी अभी भी। अगर एक छोटा सा करेक्शन 4900 तक देखने को मिले तब आप खरीदारी करिए 4800 के स्टॉप लॉस से। टारगेट 5250, 5200, 5250 के आसपास के रहेंगे। ओके, कोफोज मिड कैप आईटी में सुबह भी ये ट्रेड हमने ग्रिप किया था और अच्छा करता हुआ इस वक्त आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 4948 के जोन में। अच्छा, कुछ ऐसे सेक्टर्स विद इन द सेक्टर, कुछ चीज है जो जिसे कहते हैं ना डाइवर्जेंस है, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। निफ्टी ऑटो इंडेक्स लेके आइएगा। निफ्टी ऑटो इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे इट्स 15504। मेरे ख्याल से आज बहुत दिनों बाद इसने अपने 10 डिमा की ट्रेजेक्ट्री को रिविजिट किया था। सुबह निफ्टी ऑटो में कह रहा हूँ, इट्स 15522 नाउ, ऑलमोस्ट आज अपनी 10 डिमा की ट्रेजेक्ट्री को छुआ था। लेकिन विद इन दैट सेक्टर ज्यादातर स्टॉक्स में जब शॉर्टिंग है, मेरे ख्याल से अपोलो टायर्स में शॉर्टिंग है आज आपका आयशा मोटर्स में थोड़ी शॉर्टिंग थी, हीरो मोटोकॉर्प में शॉर्टिंग थी। आप जरा अशोक लेलैंड लिखे आइए एक बार। अशोक लेलैंड में ऑप्शन एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है और मैं देख रहा था कि इसकी 170 का पुट ऑप्शन, इसमें काफी स्ट्रांग राइटिंग भी है और ओवरऑल करीब 4.7% का बिल्डअप है।
अमित, आपने इसके आई थिंक ऑप्शन स्टैट्स को भी देखा होगा। इनफैक्ट मैं आपको बताना भी चाहूंगा जो मुझे इम्प्रेस कर रहा था, क्योंकि एक तो ये स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में है, प्लस इसकी ऑप्शन एक्टिविटी काफी स्ट्रांग है। आपका व्यू इस वक्त अशोक लेलैंड में कैसे अप्रोच करना चाहिए इस स्टॉक को? जी वीरेन जी, इनफैक्ट अशोक लेलैंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक इन द ऑटो सेक्टर। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें तो नंबर 1 आता है जितने भी ऑटो स्टॉक्स को हम कंपेयर करें। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ वेरी लार्ज ब्रेकआउट। अगर इसका वीकली चार्ट्स भी देखें तो अशोक लेलैंड एक बहुत लार्जर ब्रेकआउट है कि कगार पे है। इट ऑफ कोर्स प्ले आउट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट पोजिशनली काफी स्ट्रांग है। इस स्टॉक में डेफिनेटली अभी भी पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे लगभग 170 रुपए का, और टारगेट्स इसमें 180 से 182 के अशोक लेलैंड में पॉसिबल है। जी हाँ, अशोक लेलैंड में इसके ऑप्शंस के जब स्टैट्स दिख रहा था तो इसकी जो आउट ऑफ मनी कॉल्स हैं 175 पे 1883 कॉन्ट्रैक्ट्स, और इनफैक्ट 180 की कॉल में आज 1673 कॉन्ट्रैक्ट्स, और फाइनली 170 का जो कॉल राइटर था उसने ओआई शेड कर लिया। दैट मीन्स पहले ये एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा था कि ये 171 के ऊपर सेटल होगा कि नहीं होगा मिड सीरीज में, लेकिन फाइनली उसका एग्जिट और 175 180 की स्ट्राइक्स में एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। फिर एक स्पेस में और आइए, लेट्स मूव टू कैपिटल गुड्स। यहाँ पे वोल्टास में आज प्राइस अप था, ओआई घटा, दैट मीन्स शॉर्ट कवरिंग। बट जरा एक बार बीएचएल लेके आइए, बीएचएल स्पॉट को डिस्कस करते हैं। इट्स 94। शरद, बीएचएल पे आपका व्यू? ये इसने एक अच्छी जर्नी तय करी है। लास्ट 2-3 महीने में फ्रॉम लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स, उसके बाद एक बहुत बड़ी शॉर्ट कॉल भी आई थी इस पे 61 के व्यू पर के टारगेट के साथ, लेकिन इसका प्राइस बिहेवियर स्ट्रांग रहा। 92 93 पे आपका कोई कन्विक्शन बन रहा है बीएचएल पे शरद? हमारा ये मानना है कि पूरे स्पेस में वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे ट्रेड कर रही है, और बीएचईएल में आने वाले नंबर्स में भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग री रेटिंग की संभावना है। रिसेंटली एक न्यूक्लियर प्लांट भी इन्होंने चालू किया है, और हमें लगता है हाइड्रोजन बिजनेस में भी इनके पास काफी काम आएगा आने वाले समय में। और नॉर्मली थर्मल पावर में भी जिस टाइप की कैपेक्स की योजना है उसका भी फायदा इनको मिलना चाहिए। तो अभी हम लोग FY25 की अर्निंग 4 रुपए के आसपास पकड़ रहे हैं। कंजर्वेटिवली भी मिला तो हमारे हिसाब से 30 का मल्टीपल मिलना चाहिए, तो 120 तक के लक्ष्य लगता है मुझे कि संभव है इसमें। ओके, अच्छा एक बार जरा कुछ और स्टॉक्स रख लेते हैं। जी लग रहा है शायद टेम्पररी फ्रीज की तरफ बढ़ रहा है, 8%। जी एंटरटेनमेंट 231.90 यहाँ पर फ्यूचर्स में। उसके अलावा वोडाफोन आइडिया में एक अच्छा मूव रहा है आज। दीपक नाइट्राइट, ये केमिकल्स बास्केट में इस समय अच्छा कर रहा है स्टॉक। एल्केम लैब्स फार्मा में, लेकिन क्लियरली इस समय का स्टॉक ऑफ द मोमेंट जी है। मिड कैप इंडेक्स थोड़ा हल्का हुआ है, जरूर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, लेकिन बीच बीच में इस तरह से चलता रहता है। कई बार इस तरीके से मिड कैप इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है, अगले दिन फिर रैली आ जाती है, लेकिन आज थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है मिड कैप इंडेक्स। लेकिन हर्षदा, निफ्टी अभी भी 100 पॉइंट ऊपर। एक मैनेजमेंट है हमारे साथ अब। जी हाँ, केशुराम इंडस्ट्रीज अनुज, और यहाँ पर हमने देखा जो सीमेंट बिजनेस है वो ज्यादा बेहतर करता हुआ दिखाई दिया है कंपनी के लिए, और उसी का ज्यादा फायदा दरअसल नंबर्स में भी देखने को मिला है। पहली तिमाही में अगर आप ध्यान दें तो कंपनी की आय में 12% की बढ़त रही, मार्जिन 6.5% के आसपास आए हैं, और जो घाटा था वो कम होता हुआ दिखाई दिया है पिछले साल से इस साल की अगर आप तुलना करें पहली तिमाही की। अब आगे के आउटलुक पर हमारे साथ कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ पी राधाकृष्णन जुड़ रहे हैं। मिस्टर राधाकृष्णन, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सर, इस तिमाही में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिला, और लार्जली वो इंप्रूवमेंट आपका सीमेंट बिजनेस ही लीड कर रहा है। तो सीमेंट में मुझे अगर एक अंदाजा दे सके किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ है, क्या आउटलुक बन रहा है? So the outlook is demand is robust, but as you know, monsoon अभी आ रहा है. So with monsoon, late onset of monsoon, as we speak, the prices are off by in most of the markets by about 10 rupees or so. Overall, this year for Kesoram Industries should be a good year. We will clock 8 million ton of sales is what we are looking at an EBITDA of close to anywhere between 650 to 700 rupees per ton. Basically, you're maintaining your guidance and you're not changing that. Pricing को लिहाज से महाराष्ट्र, Southern India में क्या range देखने को मिलेगी in the coming 2 months? So the coming 2 months prices are likely to firm up post September. Probably between June and July, prices have come off, as I said, in the core markets of Maharashtra and parts of Telangana. We expect the prices to firm up from September onwards.
or at least October, if not September. Okay. Second quarter is a weak quarter Right. for cement. It's likely to be so. That's the way I look at it. ओके ये पॉइंट टेकन सर। सीमेंट बिजनेस पे बात हुई, प्राइसिंग को लेकर बात हुई। मैं एक पॉइंट पे आना चाहूंगा सर मिस्टर कृष्णन कि केशोराम इंडस्ट्री एग्जैक्टली अपने जो वो हाई कॉस्ट कुछ जो डेट्स थे उनको रीपे करने की बात की या फिर उनको रिफाइनेंस करने की बात हो रही थी 1800 करोड़ रुपए की। एग्जैक्ट इस वक्त सिचुएशन क्या है? और मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, इस रिफाइनेंसिंग के बाद आपका जो आउटस्टैंडिंग डेट होगा उस पर आप क्या यील्ड पे कर रहे हैं और उस यील्ड के साथ आपका जो सालाना इंटरेस्ट बर्डन था वो कितना कम हो जाएगा? So there are two parts to it. One is we are today at 19%. That's where we are. So one, we can come down to 15% from 19%, or we can go straight away to 12 to 13%. We are working in between the two, and what best we could achieve, we are looking at. Refinancing is fairly intense way the organization is working, and it should get completed by maybe 3 to 4 months from now. That's the outer limit. I look at refinancing to be completed. सर, इफ यू कुड गिव मी एन आइडिया, रेयॉन बिजनेस को लेकर आप लोगों का क्या प्लान है? क्योंकि वही बिजनेस है जो इस समय ड्रैग कर रहा है, बीट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और बीट इन टर्म्स ऑफ एबिटा. हाउ सून इज दिस लाइकली टू टर्न द कॉर्नर? I agree, but Rayon has got an exciting product in the name of transparent paper, which is a replacement for plastic. As I indicated probably during last quarter results, we are working on a definitive agreement where we have signed a MOU with a global major on that. Already we have got a technology tie-up. So once that is in place, Rayon will be a sustainable EBITDA earning business for sure. The subsidiary will be. The way we look at presently, Kesoram doesn't want to support the subsidiary, right? The subsidiary should stand on its own leg. What are the measures which need to be done? Be it a definitive agreement, be it demerger, all the options are getting evaluated. Whatever it takes for the subsidiary to stand up on its own leg faster and be EBITDA positive, we will do it. So all actions are afoot, and we should see the conclusion of this action by maximum by September, October. That's where I look at. ओके, रेयॉन बिजनेस पे बात हो गई, इंटरेस्ट बर्डन पे बात हो गई, डेट पे बात हो गई, सीमेंट बिजनेस पे बात हो गई। सर, आप लोगों ने टॉप लाइन को इंप्रूव करने के लिए सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं। आप लोग इनफैक्ट एक जापान में जेवी भी ढूंढ रहे थे जिसमें ट्रांसपेरेंट पेपर बिजनेस को लेकर आपकी योजनाएं थी। वहां पे स्थिति क्या है और एग्जैक्टली इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन क्या है, और ये क्या इस फिस्कल में ये बिजनेस कोई कंट्रीब्यूट करेगा आपके टॉप लाइन में? So this will get, as I indicated, the definitive agreement we expect to be completed. So Signet Industries, our subsidiary, will be generating, once all this agreement is in place on a sustainable basis, on a steady state, it will be generating 60 to 70 crores of EBITDA. That's where we are looking at for this company to generate. In phases, first it will go to 30 to 40 crores, then it will go to 60 crores of EBITDA generation. So the platform should be set by this year. That's where in next couple of quarters the platform will be set, and Signet will not be a cash burning business anymore after this. ओके, थैंक्स सर, थैंक्स वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी वर्टिकल्स पे, इंटरेस्ट बर्डन्स पे और भविष्य की योजनाओं पे बातचीत किया आपने, और आपको पूरे CNBC आवाज परिवार की तरफ से नेक्स्ट क्वार्टर के लिए बेस्ट ऑफ लक सर। एक बार जरा इंडिसेस लेके आइए और चलते हैं अब एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालवी जी की तरफ। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। राजेश जी, आप इस चलते हुए बाजार में, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाजार में, आपको वाकई स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना और एक अच्छा ट्रेड निकालना और भी मुश्किल हो जाता है। आपका कन्विक्शन ट्रेड क्लोजिंग में क्या चीज कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो अभी हमें लगता है कि यहाँ पे अल्केम लैब पे फोकस रखना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे फार्मा और हेल्थ केयर स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे अल्केम यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी यहाँ पे ब्रेकआउट किया है।
हमें लगता है स्टॉक में अल्केम में फ्यूचर में जो टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं वो करीब 3700 3740 तक के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रखना होगा वो करीब होगा 3615 के आसपास। तो जो दूसरा स्पेस हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है केमिकल स्पेस, और हमें लगता है केमिकल स्पेस में अब यहाँ पे एसआरएफ पे भी फोकस रखा जा सकता है। एसआरएफ में एक बड़े करेक्शन के बाद अब स्टॉक में एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का डेटा यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है एसआरएफ यहाँ से फर्दर तेजी एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। 2300 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए एसआरएफ बाय किया जा सकता है। 2210 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। ओके, चलिए ये हो गई बात एसआरएफ की। आज केमिकल स्टॉक में देखिए एक एक करके सब स्टॉक्स में आपको आज बाय कॉल्स मिली है, लेकिन एक बार जरा रूट मोबाइल वापस लेकर आइए और स्टॉक देखिए जो सुबह शानदार तेजी में था, अब वो स्टॉक इस समय डील ऊपर और शायद 9% नीचे 1759 तक जाकर अब 1489 पर, और कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी पूरी 57.5% हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है। जर्मनी की टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी प्रॉक्सिमस ओपल के साथ ये करार किया गया है, और उसके साथ ही रूट के प्रमोटर भी प्रॉक्सिमस ओपल में 14.5% निवेश करेंगे। भारतीय शेयर होल्डर्स पर इस सौदे का क्या असर पड़ेगा, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी जुड़ गए हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो इस सौदे को समझा जाए, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर्स बेच रहे हैं हिस्सा और ओपन ऑफर आ रहा है, तो एक एग्जिस्टिंग कंपनी एज इट इज रहेगी, बस प्रमोटर चेंज हो रहे हैं, ये यही तरीके समझा जाए इसको, और शेयर होल्डर्स को क्या करना चाहिए यहाँ पर? ओपन ऑफर में टेंडर करें या फिर बने रहें स्टॉक में? जी बिल्कुल, आपने जैसा समझाया वैसा ही है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसमें से प्रमोटर चेंज हो जाएंगे। जो रूट मोबाइल फैमिली थी उसकी जगह प्रॉक्सिमस ओपल अब उसके नए ओनर होंगे। तो इसके अलावा कुछ चेंज नहीं हुआ, बट बिजनेस वाइज काफी कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि आज देखें ये डील करने की जरूरत क्यों पड़ी रूट मोबाइल को, क्योंकि उनका जो प्रेजेंस है वो नॉर्थ अमेरिका में काफी कम है और पैन वर्ल्ड वो काफी काम कर रहे हैं, और उस मार्केट में एंट्री इतना आसान नहीं है। तो अब इसमें बेनिफिट ये रहा उनको इस डील करने का कि प्रॉक्सिमस की एक 100% सब्सिडरी है जो टेलीसाइन है, और टेलीसाइन के पास में काफी बड़ा बिजनेस है जो अब रूट मोबाइल के थ्रू इंडिया से रूट होगा। तो जितना भी टेलीसाइन बिजनेस है वो रूट मोबाइल के थ्रू करेगी। तो जो 1000 करोड़ की टॉप लाइन कंपनी आज रूट मोबाइल है, आगे आने वाले समय में ये $1 बिलियन की टॉप लाइन की कंपनी बन जाएगी, क्योंकि टेलीसाइन अपना सारा बिजनेस इस कंपनी के थ्रू रूट करेगा। भारतीय शेयर होल्डर्स को आप कह रहे हैं फिर टेलीसाइन के बिजनेस को लेकर एक्सपोजर मिलता हुआ दिखाई देगा, क्या ये समझना ठीक है आशीष? जी, तो जैसे टेलीसाइन के पास में काफी रेपुटेड नेम जैसे टिकटॉक, गोफंडमी जैसे बड़े क्लाइंट हैं जिनका जो अभी बिजनेस ट्विलो और दूसरे जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको जाता है, अब वो सारा बिजनेस आपको रूट मोबाइल में आता दिखाई देगा। तो एक आपके पास में इंडिया बिजनेस तो उनका ऑलरेडी अच्छा कर ही रहा था, इसके साथ में टेलीसाइन से जो बिजनेस आउटसोर्सिंग होगा उसका काफी बड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। मेरे को बताइए आशीष, क्योंकि आप इस स्टॉक को काफी समय से ट्रैक करते आए हैं और ये आपकी प्रेफर्ड पिक्स में से था, ये प्रोमोटर्स को फिर पूरी हिस्सेदारी बेचने की क्या जरूरत पड़ी थी? ये क्या सौदा किसी और तरीके से नहीं किया जा सकता था? देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने कोशिश तो किया होगा कि माइनॉरिटी स्टेक ऑफर किया जाए प्रॉक्सिमस को, पर शायद प्रॉक्सिमस ने उनसे बिना मेजोरिटी स्टेक लिए ये ट्रांजैक्शन नहीं करने का कहा होगा। और देखा जाए तो प्रमोटर फैमिली के लिए काफी अच्छा ट्रांजैक्शन रहा कि उन्होंने करीब 45% पैसा जो होल्डिंग कंपनी में निवेश कर दिया है, तो उसके कारण से उनको टेलीसाइन में भी उनकी हिस्सेदारी हो गई और रूट मोबाइल में भी हिस्सेदारी हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी भी शेयर होल्डर के लिए ये यहाँ पे कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट है। जरूर स्टॉक में थोड़ा सा ऊपर से हमने मुनाफा वसूली आते ही देखी है, बट मुझे लगता है कि एक अच्छी बाइंग रहेगा इस लेवल पे रूट मोबाइल का। प्रमोटर को तो हाथों हाथ पैसे मिल गए, जब उन्होंने एग्जिट किया वो प्रॉक्सिमस के थ्रू पैसे मिल गए, लेकिन भारतीय शेयर होल्डर को क्या वैल्यू मिलेगी इस पर्टिकुलर एंटिटी में? अगर उस पर आपकी कोई एनालिसिस है तो बताइए, क्योंकि सुबह में स्टॉक खुला मजबूत और उसके बाद हम देख रहे हैं हर टिक के साथ दरअसल यहाँ पर प्रेशर ही आता दिखाई दे रहा है। देखिए, ओपन ऑफर तो 1625 रुपए का है,
बट मेरा मानना है कि इसमें ओपन ऑफर में शेयर अभी टेंडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1625 रुपए तो सिर्फ उसकी इंडिया के बिजनेस का वैल्यू था। अब जब उसमें टेलीसाइन का इतना बिजनेस का इन्फ्लो आएगा तो इसका वैल्यूएशन कहीं ज्यादा रिच आगे आने वाले समय में दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर से ये इन्फ्लो, जैसे ये डील कंप्लीट होता है तो आपको अगले क्वार्टर से ही नंबर्स रूट मोबाइल के काफी बेहतरीन दिखाई देखने को मिलेंगे। फिर सवाल वही जो मैं दोबारा उसको थोड़ा घुमा के पूछता हूँ फिर अगर प्रमोटर से ज्यादा तो कोई नहीं जानता होगा ना अपनी कंपनी के बारे में, फिर इन प्रमोटर्स ने पूरा हिस्सा क्यों बेचा? कुछ रख लेते। देखिए, ये स्ट्रक्चर ट्रांजेक्शन में जैसे पहले ही कहा आपको कि वो माइनॉरिटी स्टेक में शायद उनका इंटरेस्ट नहीं होगा प्रॉक्सिमस का, और जो उनको डील मिल गया है कि होल्डिंग कंपनी के लेवल पर 14.5% होल्ड करना, वो ज्यादा वैल्यू एक्रेटिव है इंस्टेड यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेक होल्ड करने की। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बात करने के लिए हमारे साथ। तो रूट मोबाइल, तो इसमें एक सिंपल आंसर तो ये है आशिता, अगर आपको नहीं पसंद तो ओपन ऑफर में टेंडर कर दीजिए। 1625 रुपए पे है ओपन ऑफर, एज सिंपल एज दैट। उसमें करिए आप ट्रांसफर, क्योंकि 26% का मेरे ख्याल से उसमें शायद ओपन ऑफर आएगा, और एक्सेप्टेंस रेशियो भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही रहने वाला है यहाँ पर। जो भी टेंडर करेगा शायद मिल ही जाना चाहिए। लेकिन जैसा आशीष कह रहे हैं, अगर आप इस कंसोलिडेटेड बिजनेस को लेकर बुलिश हैं, और अगर आप इस चीज़ को लेकर बुलिश हैं कि अब प्रमोटर जो वो इंडियन नहीं है और एक्चुअली एक एमएनसी कंपनी, और ये एक एमएनसी कंपनी बन जाएगी, तो आप बिल्कुल ना टेंडर करें और उसके बाद आप बने रहें उसमें। ये ऑप्शन है आपके पास, ओपन ऑफर तो रहेगा ही। तो ये आपको डिसाइड करना है कि इसमें आपको रहना है या इसमें आपको टेंडर करना है या फिर बाद में बेचना है। सारे ऑप्शंस आपके पास इस समय ओपन है। लेकिन बस हाँ, एक चीज़ जो नहीं करनी चाहिए कि ओपन ऑफर प्राइस के भी 100 रुपये ऊपर स्टॉक खरीदना, जो आज कुछ लोगों ने किया होगा। क्या सोच के किया होगा वो उनकी सोच। लेकिन मार्केट की तरफ वापस लौटते हैं एक बार और कुछ और स्टॉक्स देखते हैं यहाँ पर। SRF, हमने सुबह सुबह से आज एक्चुअली ये कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जो केमिकल बास्केट में अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं। अभी अभी आपको कॉल भी मिली SRF पर, ये इस समय एक अच्छा मूव दिखा रहा है। इसके अलावा एक लेकर आइए मारुति का चार्ट, एक बार इंट्राडे चार्ट मारुति का। आप देखिए कुछ स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है। मारुति इस समय डे हाई पर, और जुबिलेंट फूडवर्क वो भी डे हाई पर। मारुति और जुबिलेंट दोनों में तेजी इस समय। अमित सेठ, एक बार जरा इन दोनों स्टॉक्स का चार्ट देखिए, मारुति और जुबिलेंट फूडवर्क्स। जी अनु जी, मारुति का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक करेक्टिव इसमें देखा था, जिसने लगभग अपना सपोर्ट लिया एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल पे। मारुति इनफैक्ट एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट पे यहाँ पे मिल रहा है। इट्स बिटवीन 10 एंड 20 डेमा। थोड़ा सा ट्रेड प्रीमियम कर रहा हूँ, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अराउंड 9500 के आसपास। एक बुलिश पिन बार कैंडल आज के 17 में बन रही है, जो सिग्निफाई करता है कि नीचे के लेवल से यहाँ पे बाइंग है। 9550 का इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे। करंटली इसका प्राइस 9680 का है, और इस रिवर्सल में मुझे लगता है कि 9800 से 9900 तक के टारगेट्स मारुति में पॉसिबल है। दूसरा चार्ट अनु जी जो आपने कहा जुबिलेंट फूडवर्क्स का, वन सेकेंड जी। जुबिलेंट फूडवर्क्स बेसिकली कुछ कर नहीं रहा है, 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। ऊपर में काफी मूविंग एवरेजेस के हर्डल है 480 485 के आसपास। जुबिलेंट फूडवर्क में तेजी तभी बनेगी जब एक बार 486 का ये लेवल क्रॉस करता है, तब हम इसमें एक बुलिश पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक बार इसे अवॉइड करना चाहिए। जुबिलेंट फूड्स 475। जुबिलेंट फूड्स ने कभी भी मतलब एक बहुत सस्टेनेबल मूव नहीं दिया। 495 और 510 फाइनली अगर आप देखें 510 की ट्रैजेक्टरी से ये कोलैप्स होता है बार बार। अच्छा अनुज ने बार बार आज सीमेंट ये केमिकल बास्केट का जिक्र किया। शायद एक बार जरा दीपक नाइट्राइट को देखिएगा, ये वो स्टॉक है जो कि मुझे याद आता है लास्ट मंथ जब मई मिड की बात है, जब इनकी मैनेजमेंट ने करीब 5000 करोड़ रुपए के एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में बात की थी, कोर इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में। बहुत स्टॉक चला था, बट जिस प्रकार से केमिकल के प्राइसेस शेड हुए हैं, आपको लगता है कि फॉर द टाइमिंग 1982 के प्राइस पे दीपक नाइट्राइट एक अच्छा चीज होगा, या फिर एक प्राइस होगा इसको लेने का, या फिर केमिकल पे आपका कोई व्यू बन रहा हो किसी और स्टॉक्स में? एंड स्पेशली योर कमेंट्स ऑन दीपक नाइट्राइट। देखिए, एक तो अक्रॉस केमिकल्स मेरा ये मानना है कि जो करेक्शन आनी थी, जो भी नेगेटिव न्यूज फ्लो आना था, वो लगभग सारा का सारा आ चुका है। अब यहाँ से बहुत ज्यादा प्राइसेस में करेक्शन आने की गुंजाइश कम है। आज से 3-4 महीने पहले जैसी जगह पे आईटी आ गया था, अभी केमिकल्स में भी वही हालत है। वैल्यूएशन कंफर्ट है, ज्यादातर प्रोबेबिलिटी आप यही मानिए कि चाहे SRF, नवीन फ्लोरिन या गुजरात फ्लोरो जैसी कंपनीज हो,
या छोटी कंपनीज हो, बालाजी एमाइंस या फ्रंटलाइन हो, यूपीएल, खास करके डोमेस्टिक साइड पे जैसे आज रैलिस के रिजल्ट आए कल, उसके बाद रैलिस में भी आप देखेंगे रिजल्ट थोड़े सबड्यूड हैं लेकिन प्राइस परफॉर्मेंस बेटर है। तो हमारा ये मानना है कि अक्रॉस दिस चेन जो केमिकल बास्केट है वहां पे वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हैं अब। जैसे जैसे थोड़ा सा नंबर्स में सुधार आता है, हाई कॉस्ट इन्वेंट्री वगैरह हट जाती है सिस्टम में से, जो पार्ट ऑफ इट ऑलरेडी हट गई है, मेजर पार्ट, बहुत थोड़ा सा हिस्सा मेरे हिसाब से बाकी होगा। और जितना अपने को फिनिश प्रोडक्ट प्राइसेस में करेक्शन दिख रही है उसी हिसाब से रॉ मटेरियल में भी प्राइसेस में कंफर्ट आ रहा है, तो मार्जिन पे कोई बहुत बड़ा लैग हमको दिखाई नहीं देना चाहिए आने वाले समय में। तो जैसे ये दोनों साइड रॉ मटेरियल प्राइस और फिनिश प्रोडक्ट साइड सेटल होते हैं और मार्जिन सेटल होती है, मुझे लगता है अगले 6-7 महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग री रेटिंग वापस से इन सेक्टर्स में देखने मिलनी चाहिए। दीपक नाइट्राइट भी फॉरवर्ड अर्निंग्स पे अब लगभग 19 टाइम या 19.5 टाइम आपको मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि महंगा है। जैसा कैपेक्स इन्होंने अनाउंस किया और उसके पहले की भी जो कैपेक्स की शेड्यूल थी वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो FY25 में हम उम्मीद करें 100-110 रुपए के आसपास की अर्निंग आएगी। और मुझे लगता है जिस टाइप का प्रोडक्ट प्रोफाइल है, सब चीज है, 25 टाइम का मल्टीपल इन कंपनीज को आसानी से मिल जाना चाहिए। यूपीएल हमें काफी पसंद, मुझे तो काफी पसंद है, काफी टाइम से मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग री रेटिंग वहां हो सकती है, बट इंटरनेशनल एक्सपोजर है तो थोड़ा बहुत वहां का असर रहेगा। बट लार्जली मुझे लगता है कि पूरे केमिकल बास्केट में स्पेस काफी अट्रैक्टिव है। रैलीज पे भी हमारा लक्ष्य करीब 275 रुपए के आसपास का है, तो वैल्यूएशन कंफर्ट है और मुझे लगता है ज्यादातर नेगेटिव न्यूज आ चुकी है, यहाँ से ज्यादा प्राइस करेक्शन की गुंजाइश नहीं। ओके, अच्छा अब एक बार जरा बैंक निफ्टी लेकर आइए। और हर्षा, जब शो की शुरुआत हुई थी तो एक चीज हमने कही थी कि अब बैंक निफ्टी में कॉल लेने का टाइम आ गया, अब बैंक निफ्टी में वो ट्रेड लेने का समय आ गया, क्योंकि वो HDFC बैंक वाला ट्रिगर अब मार्केट को मिल गया। और देखिए करीब जब हमने शो की शुरुआत की वहां से लेकर अब तक करीब 200 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में आई है, और अब वो 45,232 इस समय बैंक निफ्टी पर, और 45,500 से 45,600 का क्लियर कट रास्ता ओपन हुआ है। और अब एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए, और अब आपको उसमें दिखाई देगा HDFC बैंक सबसे ऊपर, ये 400 पॉइंट की रैली। और जरा बैंक निफ्टी में आप HDFC बैंक का एक बार कंट्रीब्यूशन देखिए, आप क्या लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन है इसमें बैंक निफ्टी में, 242 पॉइंट HDFC बैंक का कंट्रीब्यूशन। और ये बड़े मूव्स की तैयारी इस समय स्टॉक कर रहा है, ऑलरेडी बड़ा मूव आ चुका है लेकिन शायद बाकी और थोड़ा मूव बाकी है इसमें। उसके अलावा बात करते हैं एक बार फिर से IT की, और IT में लगातार तेजी रही है, हमने लगातार डिस्कस भी किया है, लेकिन क्या चल रहा है यहाँ पर और किस तरीके की तेजी रही है, कुछ खास आंकड़े लेकर सुमित हमारे साथ जुड़ गए स्टूडियो में। सुमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, IT स्पेस एक इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है। अगर आप आज से एग्जैक्ट 3 महीने पहले जाएंगे 17 अप्रैल को, तो IT साल के निचले स्तर पर था, और आज ठीक 3 महीने बाद यानी करीब करीब 62-63 सेशन बाद IT ने वापस कम बैक किया और साल के ऊपरी स्तरों पर आ गया। तो 3 महीने की ड्यूरेशन में ही IT ने अपनी सिचुएशन में पूरा टर्न अराउंड दिखा दिया। साल के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी IT पहुंच गया और मिड कैप IT में एक जोरदार तेजी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। ना केवल आज बल्कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छी तेजी देखने को मिली भी। करीब 63 सत्र ऐसे लगे जबकि निफ्टी को अपने निचले स्तरों से, निफ्टी IT को अपने निचले स्तरों से अपने ऊपरी स्तरों तक पहुंचते हुए दिखाई पड़ा। और इस 63 सत्रों में निफ्टी IT का जो निचला स्तर था वो 17 अप्रैल के आसपास था, तो 17 अप्रैल के लोज और वहां से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक निफ्टी IT ने बनाया भी है। इसके अलावा जो पिछले 3 महीने में जो निफ्टी IT का रिटर्न है वो करीब करीब 21% के आसपास के रिटर्न्स यहां पर इंडिसीज की तरफ से आते हुए दिखाई पड़े हैं। इंडिसीज में मिड कैप IT किस तरह का धमाल रहा, बिरला सॉफ्ट 55%, मास्टेक 40%, कोफोर्ज 34%, एम्फेसिस 30% और परसिस्टेंट भी ऑलमोस्ट 30% के आसपास का रिटर्न यहां देखने को मिला। तो मिड कैप IT धुआंधार तेजी यहां देखने को मिली। इसके अलावा लार्ज कैप में एक अच्छी तेजी रही, टेक महिंद्रा में 27%, L&T इन्फोटेक माइंडट्री 25%, इवन इन्फोसिस 22% का एक अपमूव यहां देखने को मिला। और साथ ही साथ जो विप्रो, TCS, HCL टेक, ये तीनों सबसे बड़े लेगार्ड रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 15 से लेकर 20% का रिटर्न यहां पे आता हुआ दिखाई पड़ा। और इनफैक्ट TCS जैसी कंपनियों में 15% का 8 से 9% हिस्सा तो महज 3 सत्रों में ही आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक शानदार तेजी दिखाई IT ने, और पिछले 3 महीने में यानी कि 63 सेशन में ही 52 वीक्स लो से 52 वीक्स हाई की तरफ ये सेक्टर जाता हुआ दिखाई पड़ा। जो 52 वीक लो पर डबल बॉटम बना था निफ्टी IT में, आई थिंक वो क्लियर कट एक अप्रोच है कि वो बन चुका है यहाँ पर, वहां मुझे कोई डाउट नहीं है कि बॉटम बन चुका है। अब मुझे लग रहा है यहां से मार्केट की जो रैली है उसको शायद IT लीड करेगा अगले कुछ टाइम के लिए, इवन दो नंबर्स भले ही खराब दिखते रहे। निफ्टी IT इंडेक्स, क्योंकि आज का मुकुट, आज का ताज
निफ्टी आईटी। मेरे हाथ में लिटरली अगर एक मुकुट होता तो मैं आज यहाँ लगा देता। एचसीएल टेक में जो तेजी संभव मैं लिख रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा मैं विद पिंच ऑफ सॉल्ट कह रहा हूँ, क्योंकि गिरेगा तो सुबह ये स्टॉक भी, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरेगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि शायद लोअर लेवल से इसमें रिकवरी आएगी, शायद लोअर लेवल से इसमें रिकवरी आएगी। कल मतलब सब बोल रहे थे नेगेटिव, मैंने कल ग्रीन रखा था एचसीएल टेक को, और जबकि शुरुआत नीचे हुई थी एचसीएल टेक की, लेकिन कल डे हाई पर बंद हुआ। कल इंट्राडे में आपको 4-5% के अच्छे मूव्स दिए इसने, और आज मूव दिया। और आज सुबह भी जो हमने डिलीवरी बेस्ड बाइंग डिस्कस की थी, ये सारा का सारा मामला पोजीशनिंग का है प्लस वैल्यूएशन का है। ओके, पोजीशनिंग प्लस वैल्यूएशन, ये एक पावरफुल टूल था। आज भी काफी ऊपर गया आईटी इंडेक्स, अब लेकिन कूल ऑफ हुआ है, लेकिन 4% की रैली फ्राइडे को आई थी, और आज भी लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी। यहां पर अब मानस, अगर कोई आईटी स्टॉक यहां पर लेना हो, पहली बात तो क्या लेंगे, अगर हाँ तो कौन सा? देखिए, विप्रो पे ध्यान है, क्योंकि अगर आप डेली चार्ट पे जाएं या वीकली चार्ट लगाएं तो वहां पर आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिखेगा। हालांकि पिछले 2 दिनों के बाद आज इंटरडे सेशन में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिस तरह का पैटर्न बना है वीकली चार्ट पे, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है, जिस तरह स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है और वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, आई थिंक जो इंटरडे सेशन में आज जो डिप देखने को मिला है उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। 404 रुपए ये स्पॉट लेवल्स हैं, 404 रुपए के स्टॉप लॉस से आप 435 रुपए के टारगेट के लिए विप्रो में खरीदारी कर सकते हैं। चलिए फिर अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं, फिर विप्रो में आप बाइंग कर सकते हैं। ये इस समय मानस की कॉल हो गई। सस्ता ऑप्शन लेंगे राजेश पालवी से सबसे पहले। राजेश जी बताइए। जी, बैंकिंग स्टॉक्स पे ही नजर है, और उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे पीएसयू बैंक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखा। एसबीआई पे फोकस है। हमें लगता है जिस तरीके के एसबीआई के सेटअप आज जो लॉन्ग बिल्टअप बनते हुए दिखे, 595 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह है। हमें लगता है कि एसबीआई का ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा, 615 की तरफ एसबीआई का मूव यहाँ से बढ़ते हुए दिखेगा। इस ऑप्शन के टारगेट 595 की कॉल ऑप्शन के टारगेट जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 18 रुपए से 20 रुपए तक के। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 9 रुपए के आसपास। तो एसबीआई का 595 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह। तो 595 का कॉल ऑप्शन आप लेकर चले। इनफैक्ट मैं एसबीआई पर व्यू लेने वाली थी और आपने ये व्यू पर्सपेक्टिव सामने रख दिया है। 595 का कॉल लेकर चले। यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम, अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स में आपको याद होगा एचडीएफसी बैंक ने अपना काम तो किया है, अपना कमाल तो दिखाया है, फिर उसके बाद एसबीआई कोटक जैसे ट्रेड्स में भी मोमेंटम अच्छा खासा है। अब चलते हैं मानस के नहीं, राजेश सातपुते के पास, एफएनओ सुपरस्टार। हर्षद जी देखिए, नजर तो ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक पे है। इनफैक्ट आई वाज वेटिंग फॉर अ डिप, लेकिन वो डिप मिला नहीं, तो देखिए इसी लेवल पे बाय करते हैं। सो एचडीएफसी बैंक इज अ बाय। मैं फ्यूचर लेवल्स का जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे। 1665 का स्टॉप लॉस रखे और सामने टारगेट सेट करे करीबन 1710 का। एचडीएफसी बैंक, राजेश जी आपके साथ कई समय से हो रहा है। आप डिप का इंतजार करते हैं, डिप मिलता नहीं, आपको बिड ऊपर मार के लेना पड़ता है ना। खैर, मजाक कर रहा था मैं यहाँ पे। राजेश जी का ट्रेड हो गया। 4 के चमत्कार पिक करते हैं मानस जी के साथ। मानस जी क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, कोटक बैंक पे खरीदारी करनी है। अब कहीं ना कहीं आपको डेली चार्ट पे अब क्लियर पैटर्न दिखने लगेगा, हायर टॉप्स हायर बॉटम दिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक निकला है, तो करंट लेवल्स पे कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1874 ये स्पॉट लेवल्स हैं, 1874 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करेंगे, और 1935 तक के टारगेट्स पॉसिबल है कोटक बैंक के। ये दोनों ही स्पॉट लेवल्स मैंने बताए। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 1900 वाला कॉल ऑप्शन, 1900 वाला कॉल ऑप्शन जो 28 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 19 रुपए के स्टॉप लॉस से 50 रुपए के टारगेट के लिए आप यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं। ओके, चलिए तो कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी, जो मर्जी, आज क्लियरली बैंकों की बारी। और अब मैं एक चीज बोल रहा हूँ हर्षदा, और 45,266 पर है अब बैंक निफ्टी। ये मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आपको कल तक ये बैंक निफ्टी 45,500 का डिस्टेंस क्रॉस करता हुआ दिखाई दे जाए। जो तेजी शुरू हुई थी आज तो सुबह, एक व्यू था कि अभी थोड़ा सा रुक जाएं, एक बार एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आने दें, फिर कॉल लें। और देखिए एचडीएफसी बैंक के नंबर्स के बाद से क्या मूव रहा है बैंक निफ्टी में, इसके लिए थोड़ा सा बड़े दिनों में खास तौर से इन चीज़ों को ध्यान रखें कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, बड़े स्टॉक्स पर, बड़ी न्यूज़ पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो ज़रूरी है। एक बार वो मिलना शुरू हो, उसके बाद फिर मार्केट में शानदार मूव्स। चलिए अब शरद जी के पास चलते हैं, एक शानदार मिड कैप फंडा ले लेते हैं। शरद जी। जी,
हमारा आज का मिड कैप फंडा है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। हमें लगता है कंपनी ने ठीक ठाक करेक्शन देखी है। आने वाले समय में जैसे जैसे वो बटरफ्लाई गांधीमती वाला एक्विजिशन भी स्टेबलाइज करते हैं, कंपनी की योजना है वहां पे भी मार्जिन एनहांस करने की और डिसेंट ग्रोथ क्लॉक इन करने की। इसके अलावा जो कोर बिजनेस है वहां भी कंपनी अपने लाइटिंग बिजनेस को जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी उसको इम्प्रूव करने की बात कर रही है। कुछ कॉस्ट कटिंग वगैरह के मेजर्स उन्होंने किए थे जिसका उनको फायदा मिला है। आने वाले समय में और ज्यादा फायदा होना चाहिए। ज्यादातर स्पेस जहाँ कंपनी ऑपरेट करती है लगभग 80% रेवेन्यू कंज्यूमर ड्यूरेबल से आता है। फैंस, मिक्सर्स, ग्राइंडर्स, छोटे यूनिट्स, चिमनीज, ये सब से, और बाकी 20% लगभग लाइटिंग वगैरह से आता है। और दोनों ही सेगमेंट्स में ग्रोथ रेट्स वगैरह ठीक ठाक रहने चाहिए इंडिया में। इसके अलावा कंपनी डाइवर्सिफाई करने के लिए कुछ नए वाइट स्पेसेस में भी एंट्री अनाउंस कर सकती है आने वाले समय में, जो एग्जिस्टिंग मार्केट कैपेसिटी के कंपैरिजन में काफी बड़े मार्केट्स हैं जिसपे कंपनी ट्राई कर रही है एंट्री की। तो जैसे जैसे वो नीतियां स्पष्ट होती है मुझे लगता है और रीरेटिंग संभव है। फॉरवर्ड ग्रोथ रेट्स वगैरह में काफी एग्रेसिवली ऑप्टिक्स आ सकती है। वैल्यूएशन वाइज हमें लगता है अगले 2 साल में अर्निंग्स बढ़ के लगभग 15 रुपए के आसपास आ जानी चाहिए। और जैसे जैसे ये नए मार्केट्स में एंट्री की बात आती है और बटरफ्लाई गांधी जो कंपनी इन्होंने एक्वायर की है उसके भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए। लाइटिंग डिवीजन के इंप्रूवमेंट का भी असर दिखना चाहिए। तो ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंस है ही है। छोटे विलेजेस और टायर 2 सिटीज में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए कंपनी कोशिश कर रही है। तो वो सब चीजें रिजल्ट देने चाहिए अगले 2 साल में। तो 15 रुपए की अर्निंग पे हमें लगता है 30 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 450 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से क्रॉम्पटन। ओके, क्रॉम्पटन यहाँ पर शानदार मोमेंटम इस समय 293। एक बार जरा वापस मार्केट लेकर आइए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स एक बार जरा इनको अब रिविजिट कर दें। काफी समय के बाद हजदा एसबीआई में हम 600 क्रॉस कर रहे हैं और ये एक और अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है आपके लिए कि मार्केट में वो जो बचा खुचा एक धड़ा था जिसका सपोर्ट मार्केट को चाहिए था पीएसयू बैंकों का, वो मिलना शुरू हुआ है। और ये देखिए क्या शानदार मूव रहा है। और एक एसबीआई का सपोर्ट मिल जाए, एक आपका एचडीएफसी बैंक अच्छा कर ही रहा है, कोटक भी ठीक ठाक कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक ऑल टाइम हाई पर है। मेरे ख्याल से अब बैंक निफ्टी तैयार है एक फराटेदार रोड के लिए, एकदम दौड़ के लिए। और कल तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है। कल मुझे लग रहा है फायरवर्क्स होंगे, इनफैक्ट लास्ट के 1 घंटे में और आधे घंटे में, और कल मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फायरवर्क्स होंगे। तैयारी वैसी हो रही है। और मुझे इस बात को लेकर आश्चर्य है कि कोटक ने भाग लिया है आज की तेजी में, क्योंकि हमेशा यही होता है कि एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये 4-5 मिलकर तेजी दिखा देते, कोटक हमेशा पीछे रह जाता है। लेकिन आज कोटक की तरफ से भी पूरी भागीदारी है इस मूव में, इस चाल में, और वो स्टॉक भी करीब 1-1.5% ऊपर। अच्छा, 1-2 और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। मुझे याद है ग्रासिम का जिक्र हुआ था और ग्रासिम अब 2-2.25% ऊपर है। तो जिस तेजी के साथ हमने देखा बैंकों में भी मूव आया है, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स में भी आप देखिए कहां पर है वो, करीब 40 रुपए का इजाफा। और ये स्टॉक राजेश सातपुते आप ही ने दिया था। अब बताइए, कुछ टारगेट बढ़ाने का मन कर रहा है क्योंकि 1800 पर तो आ गया, 1840, 1850 आपके टारगेट्स थे, मैं समझती हूं। लेकिन जिस तेजी से स्टॉक हरकत दिखा रहा है, क्या उस टारगेट को बढ़ाएंगे या फिर पहले से अचीव होने देंगे? आई थिंक पहले इसे अचीव होने दें हम, क्योंकि देखिए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से तो जिनको प्रॉफिट लेना है वो ले सकते हैं। 20 रुपए का मूव मिल गया है, यहाँ पे 400 का लॉट है, 475 का लॉट है। कम से कम आप कह सकते हैं कि एक 8-10 हजार का मुनाफा मिल गया। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के बावजूद अगर सोचना है तो यस, 1840, 1850 अभी भी ड्यू है। और जिस तरह से पैटर्न पैन आउट है, तो देखिए हर्षदा जी, यहाँ पे स्टॉप लॉस को हम ट्रेल कर देंगे 1780 के स्टॉप लॉस के साथ। 1785 रखे चाहे तो उस स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू करें। 1840 का टारगेट है। और एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, जिन्हें ऑप्शन के द्वारा इसे ट्रेड करना है वो 1800 का कॉल ऑप्शन देखिए 30 रुपए पे मिल रहा है, इसे बाय करे, स्टॉप लॉस रखे 22 का और टारगेट सेट करे करीबन 51 का। तो यहाँ पर एक अच्छी चाल और 1840 तक का इंतजार करें, फिर आगे की चाल इसकी बढ़ने दे, वरना आपके लिए विकल्प है 1800 की कॉल लेने का जो 30 के आसपास है, और वहां पर भी और मजबूती आती हुई दिखाई देगी। अब देखिए सेंसेक्स निफ्टी सब रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर ट्रेड करते हुए, और निफ्टी बैंक ने अपनी चाल तेजी की खेली है। 475 अंकों का इजाफा। यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स जो थोड़ा सा शांत हुआ था, अब भी वैसे सुबह की तुलना में शांत ही आपको दिखाई देगा, लेकिन 80-90 अंकों का इजाफा इधर साफ दिख रहा है। अच्छा, छोटे बैंक्स, क्योंकि हम बैंक्स की बात कर रहे थे, आरबीएल बैंक पर तो अमित ने एक व्यू दे दिया। गवा साहब एक बार फेडरल बैंक पर राय देंगे 133 के लेवल्स पर,
तो पिछले सत्र में जहां पर इसके नंबर्स के बाद इसकी काफी कुटाई हुई थी, आज स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल रही है। बताइए, अब ये 2-2.5% का मूव क्या फिर से अपने तेजी वाले चाल को पकड़ने की कोशिश करेगा या फिर समय लगेगा स्टॉक को? फेडरल बैंक का जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर है वो तो पॉजिटिव है, नो डाउट अबाउट इट। शॉर्ट टर्म एक अप मूव मिल सकता है और वो ले जा सकता है 136 के आसपास, ट्रेड कर रहा है 132.50 और स्टॉक भी बहुत ही टाइट है। ट्रेडिंग बैट बनता है, मेरे ख्याल से स्टॉप होगा करीब 131 का बस, और 136 तो रिस्क स्पॉट रेशियो भी फेवर में। वहां पर 135 और 36 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस है, वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए और जरूरी है वहां पर बुक करें। लेकिन अच्छे मूव्स आ रहे हैं और वीरू देखिए क्या शानदार मोमेंटम इस समय, और बैंकों में अब मोमेंटम पिक कर रहा है, खासतौर से पीएसयू बैंकों में। बिल्कुल अनुज, आज मुझे खुशी है अनुज इस बात की कि आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गया। मतलब आप समझिए कि 4:30 और मैं 5:30 यहाँ पहुंच गया था। मैंने कहा नया दफ्तर है, सेटल होना है, आज का दिन भगवान करे अच्छा रहे, और वो सारी की सारी उम्मीदें जो है वो पूरी हो गई। मैं आज इसीलिए दफ्तर जल्दी आ गया था। आज सबसे पहले इस बिल्डिंग में अगर कोई मौजूद था हमारे न्यूज रूम में तो वो मैं था। खुशी थी मुझे इस बात की, और ये अच्छा दिन अब तक जा रहा है, अच्छी बात है। हमें तो खैर 20 साल एक ब्रेक लेते हैं, काम 20 साल से आदत है वीरू सबसे सुबह सबसे पहले ऑफिस में होने की। नहीं एक्चुअली क्या है ना, मांग लेते हैं। ये बिल्डिंग नई है ना, ये बिल्डिंग नई नहीं, ये बिल्डिंग नई है, तो इसको आदत नहीं है सुबह सुबह लोगों को देखने की। तो आज मैं जब आया ना तो पार्किंग लॉट में मेरी पहली गाड़ी थी, तो उनको बड़ा अजीब लग रहा था कि सर 5:30। मैंने कहा नहीं यार, हमारा ऐसे ही चलता है हिसाब किताब। चलिए एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, और कमाई का अड्डा में छोटे से ब्रेक का वक्त है, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो बिग मार्केट वॉइसेस और साथ ही साथ इंडेक्स पे चर्चा और बीटीएसटी कॉल, इसका क्रम शुरू करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा मूव मार्केट में, एसबीआई का मूव हमने स्पॉट किया था, उसके अलावा पीएनबी भी अब इस समय डे हाई पर। लेकिन एक काम करते हैं, कुछ बड़े नंबर्स आने वाले हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। और यतिन हमारे साथ स्टूडियो में है। यतिन, सबसे पहले इंडसइंड बैंक से शुरुआत करेंगे क्योंकि निफ्टी की कंपनी, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर? तो देखिए, जहां तक कि ब्रोकरेजेस के प्रीव्यू का सवाल है, अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में आपको 16% की ग्रोथ आती हुई नजर पड़ेगी। तो ये जो 16 से 20% की बैंड है, इसके आसपास आपको इंडसइंड बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ होती हुई दिखाई पड़ेगी। जहां तक कि प्रोविजंस का सवाल है, इस टाइम प्रोविजंस घटेंगे क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस जो क्वार्टर है और इस साल में पर्टिकुलरली स्ट्रेस कम दिख रहा है। तो कम प्रोविजंस की वजह से आपको प्रॉफिट में लगभग 32% का जंप दिखेगा। 2100 करोड़ के आसपास आपको प्रॉफिट का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है इंडसइंड बैंक में। ऑब्वियसली अगर हम Q1 की बात करें तो लोन ग्रोथ लगभग 20% होनी चाहिए, डिपॉजिट ग्रोथ लगभग 15% होनी चाहिए। तो ये जो स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट की स्टोरी हो इंडसइंड बैंक में आपको इंटैक्ट दिखाई देगी। इनफैक्ट ब्रोकरेजेस ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं मोर और लेस सिक्वेंशियली स्टेबल रहने चाहिए। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स करीब 4.3% थे और इस टाइम 4.25 के आसपास नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जनरली आप देखेंगे कि डिपॉजिट्स की जो फ्लो होती है वो Q1 में आपको ज्यादा होती हुई दिखाई पड़ती है, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ फंड थोड़े बहुत बढ़ते हैं। अगर हम माइक्रो फाइनेंस बिजनेस की बात करें या कॉर्पोरेट क्रेडिट साइकिल की बात करें तो इस पे मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। ऑब्वियसली पिछले क्वार्टर के साथ ही जो अनाउंसमेंट आई थी प्रमोटर के इन्फ्यूजन की, तो उस पे क्या डेवलपमेंट्स हैं वो भी एक की चीज रहेगी पूरे के पूरे रिजल्ट्स के अलावा। तो मॉनिटर करिए, बहुत सारे इवेंट्स इस पर्टिकुलर कंपनी में लाइंड अप हैं। प्रमोटर का इन्फ्यूजन और जो क्रेडिट ग्रोथ माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में है, यहाँ जो डेटा पॉइंट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो ये बात हुई दरअसल इंडसइंड बैंक की। इसकी पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर दूसरी कंपनियों की तरफ जाएंगे। कंसर्निंग बैंकों में ही वो पूरा फ्लेवर देखने को मिला है। गाबा साहब, ये हल्की बढ़त दिखा रहा है, क्या इसमें एक कैचअप मूव देखा जाए आगे? बिल्कुल साइडवेज जो जोन पर है इंडसइंड बैंक, करीब 7-8 दिनों से ट्रेडिंग सेशन से वीकनेस नहीं है। कभी कभी एक झटका लग सकता है, अपमूव मिल सकता है। टॉप होगा 1370 का ट्रेडिंग बैट बनता है, ट्रेड कर रहा है 1378 पर, चला जाए तो 1410 इमीडिएटली जा सकता है। इट्स अ गुड अपमूव, मिल सकता है यस इंडसइंड बैंक। बस ये चार्टिकली एक्सपेक्टेशन है गाबा साहब की, और हमने सुना यतिन से कि नंबर्स कैसे आ सकते हैं। लेकिन साथ ही दो स्टॉक्स, एक तो एक ऐसे सेक्टर से बिलोंग करता है जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है हाल फिलहाल की गिरावट के बाद, वो है
आईटी, एलटीटीएस के भी नतीजे आएंगे और एक स्टॉक जिसने बहुत तगड़ी खरीदारी दिखाई है पिछले 3 महीनों में, पॉलीकैब, दोनों अपने नतीजे पेश करेंगे कल। यतिन, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? तो देखिए, एलटीटीएस की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि अभी तक जो आईटी कंपनीज ने रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं उसमें ईआरडी सेगमेंट में आपको थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एलटीटीएस का सवाल है, जहां तक कि ग्रोथ तो ठीक ठाक रहनी चाहिए, सिक्वेंशियली रेवेन्यू 12.5% की ग्रोथ, एबिट में अगर आप देखें तो मार्जिन में थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और मुनाफा लगभग सिक्वेंशियल बेसिस पे फ्लैट होगा 311 करोड़ के आसपास, 310-311 करोड़ के आसपास। ये सीएनबीसी टीवी 18 का पोल है। और सीसी रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 11 से 15% की ब्रॉड रेंज आपको इस पर्टिकुलर काउंटर में होती हुई दिखाई पड़ेगी। हालांकि अगर हम ऑर्गेनिक सीसी रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 2 से 3% के आसपास होनी चाहिए सिक्वेंशियल बेसिस पे। और जहां तक कि FY24 के गाइडेंस का सवाल है, कंपनी ने ये कहा है कि 20% डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ और 10% ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ लगभग हमको आता हुआ नजर पड़ सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, ईआरडी सेगमेंट जो है यहाँ स्लो डाउन दिख रहा है, और कहीं ना कहीं थोड़े दिनों पहले जेपी मॉर्गन की भी एक रिपोर्ट आई थी जहां इन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि केपीआईटी, एलटीटीएस जैसे काउंटर्स में थोड़ा बहुत कॉशन रखें, क्योंकि ये सेगमेंट आपको स्लो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कोई प्रकार का स्लो डाउन आपको पॉलीकैब के नतीजों में नहीं नजर आएगा। स्टॉक रिकॉर्ड हाइस पे है, और पॉलीकैब की बात करें तो रेवेन्यू में लगभग 14% की ग्रोथ, एबिटा में 26% की ग्रोथ, और प्रॉफिट भी आपको 20% ग्रो होता हुआ दिखाई देगा 270 करोड़ के आसपास। मार्जिन की बात करें तो क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट गिर रहे हैं, 12.5-13% का मार्जिन एक्सपेक्ट कीजिए, जो पिछले साल लगभग 11.5% के आसपास था। ऑब्वियसली जो एफएमईजी जो कंज्यूमर सेगमेंट ग्रोथ है वो थोड़ा बहुत म्यूटेड रहेगा, क्योंकि यहां चैनल इन्वेंट्री कंपनी क्लियर कर रही थी। लेकिन ओवरऑल बेसिस पे पॉलीकैब के नतीजे काफी हेल्दी होने चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ जैसे कि मैंने पहले कहा लगभग 20-22% का होना चाहिए। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे प्रीव्यूज रखने के लिए। जी पर वो एक जो न्यूज थी, अब वो बता देता हूँ, बोर्ड ने 14 जुलाई को एक मीटिंग हुई जिसमें इन्होंने एक डिसाइड किया, क्योंकि पुनीत गोयनका को अब सैट से कोई रिलीफ नहीं मिला, वो सेबी का ऑर्डर था, वो क्लियरली अगेंस्ट था कि पुनीत गोयनका मैनेजरियल पोजीशन में नहीं रह सकते, और सैट ने कोई स्टे नहीं दिया। तो इन्होंने अब क्या किया है, एक इंटरनल कमिटी बनाई है जो अब इस कंपनी को रन करेगी। सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की वो कंपनी है जो इस को रन कर रही है। और अच्छा, ये जो हमने उस दिन डिस्कस किया था कि मार्केट का बेस्ट केस सिनेरियो क्या है। मार्केट का बेस्ट केस सिनेरियो होगा अगर ये एमएनसी कंपनी बन जाए और पुराने मैनेजमेंट का बैगेज ना हो। पुराने मैनेजमेंट मतलब पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा, बेसिकली इनका बैगेज ना हो। बैगेज को मैं जिस टर्म में यूज कर रहा हूं उसको समझे, मतलब मार्केट के टर्म्स में, मतलब कि मार्केट नहीं चाहती थी कि वो कंटिन्यू करें, और ये इसके लिए इस तरीके की ये रीजन है कि इस तरीके की रैली यहाँ पर हुई है। ये हमारे सिस्टर चैनल सीएनबीसी टीवी 18 से कंफर्म हुई है न्यूज, कंपनी स्पोक्स पर्सन ने बोला है। हालांकि अगर 14 तारीख को बोर्ड मीटिंग हुई थी तो ये डिस्क्लोजर आना चाहिए था, ये एक्सचेंजेस पर होना चाहिए था, ये एक्सचेंज पर नहीं है। ये मतलब ये गलत बात है, ये एक्सचेंज पे होना चाहिए था। अगर ये वाकई में अगर बोर्ड बैठा है और बोर्ड ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो वो एक्सचेंज पे होना चाहिए था। खैर वो है नहीं, लेकिन ये कंपनी स्पोक्स पर्सन की तरफ से एक कंफर्मेशन है कि एक इंटरिम कमेटी यहाँ पर है। और शरद जी एक बार रिविजिट करते हैं इसको, जी एंटरटेनमेंट को। एक्चुअली शरद जी है नहीं हमारे साथ, चलिए एक काम करते हैं, केआर चोकसी के मैनेजिंग डायरेक्टर और बिग वॉइस हमारे साथ, हमारे आज देवेन चोकसी जुड़ गए हमारे साथ शो में। देवेन, गुड आफ्टरनून। मार्केट की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार जी पे आपका व्यू हो जाए, क्योंकि जी में काफी बड़ी रैली आई है ऑफ लेट। अनुज, गुड आफ्टरनून। वेल, आई थिंक मेरे ख्याल से दूसरे कोई फंडामेंटल कारण इमीडिएटली हम नहीं देख रहे हैं, बट आई थिंक एज ए आउटकम, if this particular management is instituted, and probably I think as you were mentioning also a while back, कि यहाँ पे I think professional team of management एक बार यहाँ पे आ जाती है, तो एटलीस्ट टू दैट एक्सटेंट ऑपरेशनल लेवल के जो सिचुएशंस है, जो क्लाउड है, वो क्लाउड शायद निकल जाता है, तो थोड़ा स्टॉक यहाँ पे एक बार री रेटिंग हो सकता है। Whether the merger will be on schedule, will take place, how it will take place, these are all some of the work I think which will probably will have to wait and see what is the outcome coming in. But मेरा ऐसा मानना है कि eventually I think if the dark clouds are getting over on this company, then there is a next level of I think growth that one can see, particularly from the new properties which I think Sony combined can bring in along with. That could be I think one of the major game changer which may probably come along.
But that is a wish list. I think it may not happen immediately. It may take a couple of years before which I think it starts reflecting into the books. But that is where market would probably see the possibilities around. ओके अच्छा, उसके अलावा कुछ और बड़े स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। देवेंद्र, आज एचडीएफसी बैंक ने एज कंबाइंड एंटिटी नंबर्स डिक्लेयर किए। अब एज अ कंबाइंड एंटिटी ऑब्वियसली स्टॉक ट्रेड कर रहा है, क्या यहां से मार्केट लीडरशिप लेने की काबिलियत है एचडीएफसी बैंक में? एब्सोल्युटली, आई थिंक नो क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन दिस, क्योंकि एक तरफ देखे तो आई थिंक आपका जो कॉर्पोरेट लोन बुक है, रिटेल लोन बुक है, हाउसिंग फाइनेंस लोन बुक है और प्राइमरी सेक्टर लोन बुक है, ये चारों लोन बुक के अंदर आई थिंक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ इज सीन। हाउसिंग फाइनेंस इज ग्रोइंग एट अराउंड 20%, रिटेल लोन बुक इज ग्रोइंग एट अराउंड 20%, अराउंड 16%, 17% के आसपास कॉर्पोरेट लोन बुक ग्रो हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल आई थिंक दिस बैंक हैज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल गोइंग फॉरवर्ड। पर्टिकुलरली जो हाउसिंग फाइनेंस का कारोबार है उसके अंदर आगे समय के अंदर आई थिंक जब कॉस्ट ऑफ फंड आपको नीचे लेवल पे मिलती है तो शायद यहाँ पे से आपका जो मार्जिन जो नीम है वो नीम आपका बढ़ के आएगा, एंड दैट इज वेयर पॉसिबली द मार्केट विल बी लुकिंग एट ऑल द पॉसिबिलिटीज। Of course, there are going to be certain requirement of capital, tier 1 capital related issues आएंगे, but in my viewpoint, I think that is still, I think, worth dealing with, as long as I think the growth is seen in the business. In fact, HDFC Bank combined entity is basically showing the promise of becoming 45 to 50 lakh crore entity in next 4 years, 4.5 years from now. बाय द वे, हम हर्षदा मार्केट देखिए, निफ्टी अब 19,700 क्रॉस कर गया, उसी पे आने वाली थी, और बैंक निफ्टी 550 पॉइंट। क्या बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिला अनुज। और आज के आज ये 19,700 के दर्शन हो जाएंगे, ये एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी नहीं थी जितना आपको स्क्रीन पर आसानी से होता दिखाई दिया है, और निफ्टी बैंक में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम। अच्छा, एक चीज है, बैंकों ने अपना कमाल दिखाया है, चाहे वो एचडीएफसी हो, एसबीआई हो, कोटक जैसे प्लेयर्स हो, लेकिन साथ ही इस पूरी तेजी में रिलायंस का एक बहुत बड़ा योगदान है। और देवेंद्र, वहां पर भी फिर अगला ट्रिगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के डीमर्जर के साथ आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी अप्रोच और एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्योंकि स्टॉक 2800 पर आ चुका है? तो हर्षद, आई थिंक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डीमर्जर फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्री is once again going to be a super good possibility as far as the investors of Reliance is concerned. क्योंकि जैसे मैंने पास में भी एक बार ये चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान देकर समझाया था कि करीबन ये लेवल से ये बैंक अगले 3 साल के अंदर जियो फाइनेंशियल बैंक और ये एनबीएफसी, this can become, I think, the size of around 10 lakh crore AUM, given the kind of business condition in which they are, both lending to the merchants as well as lending to the retail, along with the size of the balance sheet, which is along with the treasury shares of Reliance, would be, I think, somewhere around close to 1,30,40,000 crores. So from that point of view, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कारोबार है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, eventually I think that holds the possibility of taking over the market cap of that entity at a good scale to, I think, higher than the market cap of Reliance eventually. So that is where probably market would remain excited about. और कट ऑफ डेट के पहले, रिकॉर्ड डेट के पहले मेरे ख्याल से एक्शन वहाँ पे थोड़े ज्यादा दिखने मिलेंगे। मे बी इन द नियर फ्यूचर यू आर सीइंग द प्राइस गोइंग अप, आई थिंक एज अ मार्क ऑफ, आई थिंक, दिस रिकॉर्ड डेट, बट फॉर इन्वेस्टर आई थिंक गेटिंग द शेयर्स ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज and I think prospects there in next 3 years and after, I think would be, I think, a really big gain that they would probably see in their portfolios. देवेंद्र जी, रिलायंस पे बात हुई, मैं एक बार फिर से, अभी कुछ देर पहले अनुज ने जो एचडीएफसी बैंक का जिक्र किया था, एचडीएफसी बैंक की स्टोरी अगर आप देखें चली, स्टॉक चला, पोस्ट नंबर्स भी, बट बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ एंटायर बैंकिंग स्पेस, एचडीएफसी बैंक हो, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे वो इंडसइंड बैंक हो, मेरे को याद है अच्छी तरीके से Q3 लास्ट फिस्कल के जब अर्निंग्स रिपोर्ट हुई थी, एसबीआई ने करीब एक हाई लगाया था 626 का। एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ रेस्ट ऑफ बैंक्स और एसबीआई में क्रिएट हो गया है। एसबीआई ने फ्रेंकली स्पीकिंग निफ्टी बैंक के इस पूरे मूव में कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया। सर, आपका एसबीआई पर जस्ट प्रायर टू अर्निंग्स पहले व्यू क्या है, कंसिडरिंग दिस डिफरेंशियल बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ इंडेक्स एंड एसबीआई इटसेल्फ? कैसे चेस करेंगे आप इसको? Yeah, in fact, I think you are absolutely spot on, क्योंकि SBI जैसी बैंक के अंदर not getting reflected on the price performance, I think is very, very surprising, which means I think the follow-up buying is not coming into this bank.
compared to the follow-up buying which has come into the likes of HDFC Bank, ICICI Bank, even Axis Bank for that matter, and even IndusInd Bank. So मेरा ऐसा मानना है कि I think it's a matter of time. As such, I think the company's business condition remains absolutely convincing and robust. जैसे मैंने थोड़े समय के पहले HDFC Bank की भी बात की, I think the same rationale is basically applied to even SBI, though maybe slightly lower growth rate compared to HDFC Bank maybe. But I think the bank is having a reasonably good amount of growth in the retail credit side, including I think the other portfolios that they have. Plus, each of the subsidiaries of the bank are also performing well. So मेरा ऐसा मानना है कि I think it's a matter of time that I think follow-up buying should come into SBI as well. Because overall जो हिसाब से बैंकिंग क्षेत्र का योगदान इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ के अंदर रहा है और रहने वाला है, उसके हिसाब से देखें तो larger banks like HDFC Bank and larger bank like SBI will be playing a significantly large role in building the AUM book and ultimately contributing to the profits to the investors in the books. तो मेरा ऐसा मानना है कि it will catch up sooner than any time as far as I think the potential aspect is concerned. एक्चुअली कुछ और ही मांग लेता हर्षदा तो ठीक रहता। बैंक निफ्टी 45,500 लग रहा है आज ही लगा देगा। मैं सोचा था कि कल 45,500 आपको दिखाई देगा बैंक निफ्टी पर, लेकिन आज ही ये बैंक निफ्टी उस मोड में है 45,450। और एक बार निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी लेकर आइए, कल इसकी एक्सपायरी 20,300 क्रॉस कर गया, 20,309 निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स पर। बहुत जबरदस्त मोमेंटम। देवेन, इस समय आप फ्रेश पैसा कहाँ लगा रहे हैं? तो अनुज, ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नया पैसा लगाने के लिए आई थिंक मार्केट के अंदर कोई कंफर्टेबल थोड़े नीचे के लेवल पे मिलता है तो डेफिनेटली मजा आता है लेने के लिए। ऐसा कि फुल्ली इन्वेस्टेड ऑफ कोर्स, बट आवर इंक्लिनेशन वुड बी लार्जली to buy into some of the larger names which I was mentioning, like Reliance, including HDFC Bank, even for that matter SBI, which I talked about. And I think some of the IT companies where we took some contra bet little earlier, I think is now paying off well. So if correction in the market comes, so definitely I think IT companies would also be in the portfolio as far as we are concerned. We feel that auto and auto ancillary के अंदर अभी भी एक अच्छी opportunity है. And maybe the likes of Tata Motors, DVR, or maybe I think some of the strong NBFC ancillary companies, they would remain, I think, relatively more preferred bet as far as buying a fresh is concerned. So I think, but that is long term. I think the stocks have run up to a certain extent. If the correction comes, buy then. Otherwise, I think if you are buying now, then I think stay for investor for longer term in likes of Tata Motor, DVR. ओके देवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और एक महत्वपूर्ण दिन, कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आप हमारे साथ मौजूद थे इस चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ वीक सर। इंडिसेस लेके आइए अनुज। निफ्टी 19,700 पार, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग 45,500। आज अनुज वो जो 45,000, 45,100, 45,200 के कॉल राइटर्स ने काफी दिनों से प्रेस किया हुआ था, हम बात ही कर रहे थे, आपको याद होगा शुक्रवार की क्लोजिंग में, कि आईसीआईसीआई बैंक ठीक है बट शो स्टॉपर अल्टीमेटली इट्स एचडीएफसी बैंक। मैं एक चीज कहूंगा वीरू हमेशा यहाँ पर, और देखिए ये ना बड़ी तेजी वाली मार्केट है, ये बुल मार्केट है, ये मुझे 2003 से 7 की बुल मार्केट की याद दिला रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ एचडीएफसी बैंक में अगर आप हैं तो अभी आप ये मत सोचिए कि कल और 30-40 रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो बाद की बात है। आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि क्या ये स्टॉक अब 2,200 तक जाएगा, ठीक है? क्या बैंक निफ्टी में अब हम 48,000 से 50,000 तक का वो व्यू जो हमने एक लिया है, क्योंकि मार्केट में ये बहुत बड़ी तेजी है, ये आप समझिए ये मार्केट कुछ कह रही है। अच्छा, एक और चीज, मार्केट में अभी भी यूफोरिया नहीं है, और ऐसा नहीं है कि लोग मतलब अभी भी लोग डरे हुए हैं, डरे सहमे से हर कोई। जैसे अभी हमने देवेंद्र से सवाल पूछा तो ऑब्वियसली लोगों को थोड़ा डर लग रहा है कि इस समय लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है? मैं 3-4 स्मार्ट लोगों से मैंने बात की थी, अब उनको भी डर लग रहा है मार्केट में लेने से, और मार्केट में अभी भी वो एकदम जिसे कहते हैं ना यूफोरिया वाले साइन नहीं है। जैसे एमटीएनएल मान लो 2-3 दिन अगर सर्किट लगा दे, अपर सर्किट, ठीक है, वो बीएससी में नंबर ऑफ लिस्टेड स्टॉक्स जो एट 52 वीक हाई वो 450-500 क्रॉस करना शुरू कर दे, तब मुझे लग रहा है कि वो साइंस आएंगे। उससे पहले वो साइंस है नहीं। हाँ, बीच बीच में मार्केट झटके जरूर देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा। हो सकता है कि एक बार हम जैसे 20,000 की बात कर रहे हैं, हो सकता है एक बार 19,800, 19,850 तक जाकर एक बार मार्केट फिर 3-4 दिन का वो कंसोलिडेशन दिखा दे, एक बार वहां से 19,600, 650 तक आ जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन टेक्सचर मार्केट का वही है, 3 स्टेप्स आगे 1 स्टेप पीछे, फिर 3 स्टेप्स आगे 1 स्टेप पीछे, मतलब नेट 2 स्टेप्स
आगे आगे चलते रहिए और नए लेवल्स क्रॉस करते रहिए। 45,500 क्रॉस बैंक निफ्टी पर, 45,530। देखिए अजदा, जब क्लोजिंग हम 2 बजे शुरुआत की थी, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर था, अब 700 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट का मूव आया है स्क्रीन पर आपके सामने और बहुत ही आराम से ये ट्रेड बनते हुए दिखाई दिए हैं। आईसीआईसीआई बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि पिछले 10-15 मिनटों में यहां से वो नई तेजी आती हुई दिखाई दी। जो स्पाइक आया है 52 वीक हाई पर, ये स्टॉक भी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा या फिर क्लोज दिखाएगा। इंडसइंड बैंक कल के नतीजे, और उससे पहले जब हम यतिन से बात कर रहे थे, स्टॉक एकदम शांत था। अब आप देखिए स्क्रीन पर 1% लगे हाथ यहां पर तेजी आ गई है। एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक, कोटक, ये तो आज के पहले वाले सितारे तो हैं ही। तो हर टिक के साथ जहां पर मौका मिले लोग तेजी की पोजीशंस लेकर जा रहे हैं और एक अच्छा खासा मोमेंटम बना रहे हैं। चलिए इस बीच यतिन को एक बार फिर जोड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं, डीलिंग रूम में भी क्या सिर्फ बैंकों की चर्चा हो रही है या फिर कुछ और डार्क पर है? बिल्कुल हो रही है, और सबसे पहले देखिए एचडीएफसी बैंक की चर्चा हो रही है। देखो रिजल्ट स्टेबल थे और ये पहला कॉन कॉल है जहां मर्जर के बारे में बातचीत होगी, लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी के बारे में बात होगी। अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो रिजल्ट स्टेबल थे। एफटीएससी में भी जो अगर आप एफआई हेडरूम देखें तो उसकी भी एलिजिबिलिटी हो गई है। तो अगस्त से लेकर सितंबर, ये अगले 2 महीने में बड़े ट्रिगर्स हैं पैसिव फंड फ्लोज के लिए। और अगर आप डीलर्स की माने तो रिजल्ट्स के बेसिस पे और ओवरऑल जो मैनेजमेंट कमेंट्री आज रहेगी शायद पॉजिटिव साइड पे रहेगी। ये उम्मीद से डीलर्स जो है यहाँ बीटीएसटी की ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं और उनको लगता है कि काउंटर में यहाँ से भी 30 से 40 रुपए का अपसाइड बन सकता है। एफआई की बाइंग भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा इंडस टावर्स, ये भी एक स्टॉक है जहां डीलर्स को लगता है 175 से 180 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ऑब्वियसली न्यूज रिपोर्ट्स पॉइंट आउट भी कर रही हैं कि वोडाफोन आइडिया बहुत जल्द फंड रेजिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं उस सेंटीमेंट के पीछे इंडस टावर में आज खरीदारी देखने को मिल रही है और फ्रेश पोजीशंस आपको एचएनआई डेस्क पे भी देखने को मिल रही है। यतिन बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंडस टावर और एचडीएफसी बैंक, 2 स्टॉक्स जहां पर डीलर्स बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं और इंडस पे तो इवन पोजिशनल तेजी की भी सलाह है। बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल से ना शुरू करते हैं। गाबा सर बताइए क्या बाय करेंगे? केमिकल्स अगेन, गुड आफ्टरनून। और स्टॉक है एसआरएफ, ट्रेड करा 2237। ये मुझे लगता है 23 तक जाना चाहिए। बिल्कुल स्टॉप होगा 2220 बस एसआरएफ। ओके, एसआरएफ आप पिक करेंगे 2238 पे आप ये ट्रेड। और आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा सुबह सुबह केमिकल में बात भी हुई थी, अनुज ने ये स्पॉट किया था। इट्स नाउ 2238, यानी आप समझ लीजिएगा कि कहाँ चर्चा की होगी हमने। 2190, 2200 के आसपास। नाउ इट्स 2238। वाकई अच्छा स्पेस है। आप क्या पिक करेंगे मानस ट्रेड कल के लिए, मॉर्निंग के लिए, मंडे ट्यूसडे मॉर्निंग? तो देखिए बैंकिंग पे ध्यान है और इंडसइंड बैंक के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। इंडसइंड बैंक ने एक प्राइस ब्रेकआउट चार्ट पे ऑलरेडी दे दिया है, तो फ्यूचर में खरीदारी करेंगे इंडसइंड बैंक के। 1380 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं 1450 के टारगेट के लिए। 1450 के टारगेट के लिए, और स्टॉक में कल नतीजे आएंगे उस पर नजरें तो बनेगी। अमित आपका ट्रेड? जी हर्षिता मैम, मेरी भी नजर बैंकिंग सेक्टर में है। आईसीआईसीआई बैंक में कैरी करना चाहूंगा। कैश में इसका प्राइस 972 का है, टारगेट्स रहेंगे 992 के और स्टॉप लॉस रहेगा 962 का। 92 से 1000 की तरफ जाता हुआ आईसीआईसीआई बैंक, अब ये भी एक बाय साइड का ही ट्रेड है। राजेश पालविया, आप क्या पिक कर रहे हैं? पीएसयू बैंक में कैनरा बैंक पे नजर है और हमें लगता है कि ये स्टॉक भी अब एक अच्छे ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे हमें लगता है कल के सेशन में मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। तो कैनरा बैंक पे हम यहाँ पे बीटीएसटी करेंगे और अपसाइड के टारगेट 344, 346 तक के एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 331 के आसपास। राजेश सातपुते की कॉल रहेगी। राजेश जी आपकी ट्रेड क्या होगी बीटीएसटी? अनुज जी देखिए, ऑलमोस्ट मुझे लगता है सब बैंकिंग स्टॉक्स हो गए, तो यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं यही कहूंगा मैं एचडीएफसी बैंक के ही पोजीशन कंटिन्यू करूंगा या ग्रासिम की कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कन्विक्शन आ रहा है। तो एचडीएफसी बैंक देखिए 1720 का टारगेट लेके काम करे। स्टॉप लॉस जो रहेगा नया स्टॉप लॉस, क्योंकि वहां से मुंह आया है, तो एचडीएफसी बैंक का स्टॉप लॉस रहेगा 1665, टारगेट 1720। देखिए बैंकों में ही मोमेंटम है अब इस समय 45,540 इस समय बैंक निफ्टी में। और अब इशू क्या है, अब करना क्या है ट्रेडर्स को? हर्षदा, मैं एक चीज कहूंगा कि अब यूएस फ्यूचर्स देख के ना कोई मतलब नहीं है इस समय। यूएस फ्यूचर्स क्योंकि आपको कुछ भी इंडिकेट करें,
हमारी मार्केट अपनी एक अलग चाल चल रही है, लेकिन कैरी अगर आप कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखें कि अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है बढ़ जाएगा। सिम ऑलरेडी 19,400 कर दिया था, अब कल से वो 19,500 हो जाएगा। लेकिन असली बड़ी तेजी अब मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में आएगी। पिछले 3-4 दिन से लगातार हमारा व्यू निफ्टी पर था और निफ्टी आईटी पर था कि निफ्टी आईटी लीड करेगा। अब वो मूव बैंक निफ्टी में शुरू हुआ है और अगली तेजी जो है ये यहीं से आएगी। बैंक निफ्टी स्पॉन्सर करेगा इसको और अब आप अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 45,000 के करीब ले जाएं। बैंक निफ्टी को अगर आप कैरी करना चाहते हैं, जो बैंक निफ्टी को नहीं कैरी करना चाहते, 2 दिन मतलब अगर इसी वीक की एक्सपायरी में आपको अप्रोच करना है तो मेरे ख्याल से फिन निफ्टी बेटर रहेगा, क्योंकि फिन निफ्टी में कल की एक्सपायरी है और उसमें आप एक चाहे तो एक BTST की तरह उसको अप्रोच कर सकते हैं, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को 20,350 या 20,400 की कॉल अगर एक और गैप अप के लिए आप इसको अप्रोच करना चाहते हैं तो। लेकिन शॉर्ट बिल्कुल नहीं रहे इस मार्केट में, क्योंकि अगर आप शॉर्ट करेंगे तो बिल्कुल मतलब किस लेवल की तेजी है मुझे याद नहीं लास्ट टाइम इस तरीके से वन वे रैली कब आई थी। मतलब बहुत टाइम हो गया जो हमने इस तरीके की वन वे रैली देखी हो। एक ही महीने में मार्केट इस तरीके से भाग रहा है और ये रुकने वाला नहीं है। मुझे लगता नहीं 20,000 पे भी रुकेगा निफ्टी यहाँ पर इस समय। तो 20,000 का तो इंतजार, और 20,000 का इंतजार अब इतना दूर नहीं लगता, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी अभी 19 पर आए थे, 19,700 हो गया, 300 पॉइंट और एक नए हिस्टोरिक लेवल पर हम बैठे होंगे। अच्छा, एक तो ट्रेड्स जिसकी चर्चा यतिन ने भी की थी, इंडस टावर जो डीलर्स के बीच काफी चर्चा में है और अच्छा मूव इसने देखा है। अमित, 171 तो आज के आज मिल गया है, क्या आप भी अपनी पोजीशन कैरी करने के पक्ष में है? जी अशरा मैम, इनफैक्ट ये पिछले 10 दिनों की रेंज का ब्रेकआउट हुआ है और अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर रहा है। वॉल्यूम ऑप्टिक भी आज के सत्र में काफी अच्छा है, तो पोजीशन कैरी की जा सकती है। स्टॉप लॉस रखे 167 का और 175 से 180 के टारगेट्स इसमें पॉसिबल है 1 से 2 दिनों में। ओके, इंडस टावर्स, BTST ट्रेड्स और पूरी आपने इंडाइसिस पे चर्चा, स्टॉक स्पीकिंग देखी। अब एक काम करते हैं, जरा मार्केट ब्रेक देखते हैं, मतलब कल के प्रोस्पेक्टिव से। जैसे कि अनुज कह रहे थे कि डाउ जोन्स फ्यूचर्स हम नहीं देखेंगे, हमारी चलने की थीम, पैसे आने का क्रम वो कुछ डिफरेंट है। सुबह जब मैं पहली बार वॉल पे गया था तो ये आंकड़ा था मात्र मेरे ख्याल से 21 का। नाउ इट्स 45 लॉन्ग आपकी स्क्रीन पर जो आएगा, सबसे शुरुआती आंकड़ा। वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर्स, एल्केम, यूनाइटेड स्पिरिट्स, आज CNBC वास का पहला ट्रेड। SBI लॉन्ग विटनेस कर रहा है और जैसे कि मैं कुछ देर पहले देवेंद्र से डिस्कस कर रहा था कि मैं इस डिफरेंशियल पर नजर रख रहा हूं और वो डिफरेंशियल पूरा होता हुआ कोटक चला, HDFC बैंक चला, एक्सिस चला, अभी तक नहीं चला है तो वो है SBI। नजर रखिएगा स्टॉक पे। 3% ऊपर लॉन्ग बिल्डअप। RBL में शॉर्ट कवरिंग थी, सुपर एग्रेसिव मूव यहां पे आया। जी एंटरटेनमेंट, नालको, फेडरल बैंक है आज। देखिए फेडरल बैंक में शॉर्ट कवरिंग आनी ही थी क्योंकि रिजल्ट्स के बाद इसमें एक सब्सटेंशियल 40% का शॉर्ट बिल्डअप हुआ था, वो कवर होता हुआ 3 दिन से इसमें अगर आप देखें वो कवरिंग है। बाकी बंधन बैंक, पोस्ट अर्निंग्स, ओरेकल फाइनेंशियल, स्मॉल फाइनेंस बैंक, मैरिको और गेल यहां पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ। लॉन्ग अनवाइंडिंग कहां पे थी? इट वाज गोदरेज प्रॉपर्टीज। शुरुआती अगर आप देखें टिक्स जब आए थे तब भी यही हाल था और अभी भी गोदरेज प्रॉपर्टीज। एक साइड में कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग है। ONGC में आज विंडफॉल टैक्स एक बार फिर से वापसी उसकी जब हुई तो 1.5% का रिट्रेसमेंट, वेदांता और ICICI प्रू। अच्छा, अगर मैं अक्रॉस द मार्केट देखिए, ये एक समरी थी शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग और लॉन्ग अनवाइंडिंग की। लेकिन मैं अक्रॉस द सेक्टर अगर सबसे बड़े OI बिल्डअप को देखूं तो आज का सेशन जीत के कोई अगर 2 स्पेस ले गए हैं तो पहला है सीमेंट, 5.8% बिल्डअप, यानी कल के प्रोस्पेक्टिव से हमें इस स्पेस पे नजर रखनी है, जिसमें 25% ग्रासिम, इंडिया सीमेंट्स 8.2, उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट 3% और ACC लगभग 1% है। बैंकिंग में क्या हुआ? बैंकिंग के अगर आप बिल्डअप को देखें तो यहां पर आज बाजी हालांकि HDFC बैंक ने मारी, लेकिन HDFC बैंक में डेरिवेटिव्स में बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप नहीं, याद रखिएगा। HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पे 1.25% और उसके बाद बंधन बैंक में शॉर्टिंग 14% की और SBI 6.8% का बिल्डअप और एक ग्रुप और निफ्टी IT इस स्पेस में याद रखिएगा। इन्फोसिस में बाद में थोड़ा सा पेन आया, बट विप्रो, टेक महिंद्रा और साथ ही साथ आपका HCL टेक्नोलॉजीज ये करीब 1.5% और 3.25% और 7% के OI बिल्डअप के साथ गए। और एक बार आप ऑयल एंड गैस स्पेस लेके आइए, जब आप यहाँ पे रिलायंस को देखेंगे तो यस, रिलायंस एक बार फिर से अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे आता हुआ और 2800 के बेहद नजदीक रिलायंस मेरे ख्याल से कल सबके रडार पे रहेगा। हर्षदा जी हाँ, RIL तो रेडार पर रहेगा, लेकिन साथ ही कल जब हम मार्केट खोलेंगे तो LTI माइंट्री कैसे रिएक्ट करेगा उस पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि नंबर्स आएंगे बाजार बंद होने के बाद। और स्टॉक जो करीब 5300 पर पहुंचा था आज सुबह में, 5296 का था इसका हाई, 5138 के आसपास जाकर टिक रहा है।
आखिरी 2 मिनटों में पोजीशन अगर सुबह में थी, क्या लोगों ने काट ली है? मानस, आपने कैसे पढ़ा है इस मूव को? नतीजों से पहले शांत हुआ है जी, तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है पिछले करीब 3 दिनों के मूव के बाद, बट फिर भी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। 5025 ये बहुत ही अहम सपोर्ट है, तो जब तक उसके ऊपर ट्रेड करता रहेगा यहाँ पर बने रहेंगे। ओके, चलिए फिर आप एक काम करते हैं, 2.5 मिनट बचे मार्केट क्लोजिंग में। हर्षिता के पास चलते हैं बिग वॉल पर और मार्केट क्लोजिंग समझ लेते हैं आज के। और चौतरफा तेजी, हरियाली वाला दिन है। साफ तौर से आप देखिएगा, सिर्फ एक लाल निशान आपको अगर स्क्रीन पर दिख रहा है वो डिक्लाइनिंग स्टॉक्स की संख्या है, वरना पूरी की पूरी स्क्रीन एकदम हरी है। निफ्टी 19,700 के ऊपर समाप्ति की तैयारी करता हुआ। निफ्टी बैंक आज का सुपरस्टार, 676 अंकों का इजाफा। हम 45,500 के ऊपर कारोबार करते दिखाई दिए, उसी के आसपास क्लोज देखने को मिलेगा। और निफ्टी आईटी में, निफ्टी आईटी के लिए हफ्ता बड़ा है क्योंकि कई सारे कंपनियों के नतीजे आएंगे। 126 अंकों का इजाफा यहां पर बनता दिखाई दिया है। तो ये इनफैक्ट अलग अलग पॉकेट्स थे जहां पर अच्छी खासी तेजी। और निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स आपका पूरे तौर पर स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो वहां पर भी जोश, अच्छी तेजी का बना। लेकिन देखिए कुछ स्टॉक्स जिनमें सबसे ज्यादा रफ्तार बनती दिखाई दी, HDFC बैंक जिसके नंबर्स आए और उसके बाद हमने देखा है तेजी से भागा यह काउंटर, 2% के इजाफे पर यह जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। 1677 के लेवल्स है, इसको देख फिर ICICI बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एक्सिस में, इंडसइंड बैंक में, सब में तेजी बनी। और ये दिग्गज काउंटर्स बड़े दिनों बाद इस तरह के मूव्स दिखा रहे हैं। 600 पर SBI जाकर टिकता हुआ। इंडसइंड के नतीजे कल आएंगे, उसमें तेजी देखने को मिली। और कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 1900 के आसपास जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। तो ये बैंकिंग काउंटर्स थे, बैंकिंग दिग्गज थे जिन्होंने बाजार में वो एक्स्ट्रा जान भरी है। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से भी एक योगदान अच्छी खासी तेजी का हुआ। ये काउंटर भी लगभग 2800 पर आ चुका है। देखते ही देखते आज करीब करीब 2% का मूव देखने को मिला। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर सबसे बड़ा एक्शन, सबसे ज्यादा तेजी बनती दिखाई दी। ध्यान दीजिएगा कुछ छोटे बैंकों पर। बंधन बैंक आज चला नहीं ज्यादा क्योंकि नतीजों से थोड़ी सी निराशा। हालांकि मैनेजमेंट से जब हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा मार्जिन स्टेबल रहेंगे और FY24 के लिए जो गाइडेंस है उसको मीट करेंगे साल के अंत तक। 2.5% नीचे वो स्टॉक रहा। करूर व्यासा बैंक, मैनेजमेंट को एक्सटेंशन मिला। दूसरी तरफ ऑफ कोर्स हमने देखा कंपनी के नतीजे भी आए तो करीब 2-2.25% का इजाफा इधर बनता दिखाई दिया। लेकिन एक और एक्सीडेंट था आज के दिन, वो था रूट मोबाइल। रूट मोबाइल का प्रोमोटर दरअसल अपने बिजनेस को या फिर रूट मोबाइल में एग्जिट ले रहा है, अपनी खुद की 57% हिस्सेदारी एक बेल्जियम कंपनी को बेच रहे हैं। और स्टॉक में हमने देखा है ओपन ऑफर भी आएगा करीब 1626 के आसपास। हालांकि आज ये काउंटर जाकर करेक्ट होकर 8% के नुकसान पर जाकर टिका है, यहां पर दबाव देखने को मिला। आपके लिए हीट मैप पेश करते हैं जहां पर आपको साफ दिखाई देगा आज की जो क्लोजिंग 19,700 के ऊपर आई है, किन किन स्टॉक्स का योगदान था। तो हम बात कर रहे थे बैंकों की और बैंकों का ही बोलबाला है। SBI 3% ऊपर, HDFC बैंक करीब 2% ऊपर, कोटक में 1.5% का इजाफा, 1.25% की तेजी ICICI में और इंडसइंड, एक्सिस जैसे काउंटर्स में भी अच्छी खरीदारी रही। टेक्नोलॉजी में खूब इंटरेस्ट रहा आज। विप्रो 425 के ऊपर क्लोज होता हुआ। टेक महिंद्रा में 1.25% की तेजी। LTI माइंट्री लगभग 1% ऊपर जाकर टिका। इन्फी में तेजी थी लेकिन बाजार बंद होते होते वहां पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई तो फ्लैटिश क्लोज आता हुआ यहां पर दिखाई दिया है। इसके अलावा TCS जैसे काउंटर्स में भी कुछ हल्की सी मुनाफा वसूली ऊपरी लेवल से देखने को मिली। ONGC, हीरो, टाइटन, टाटा मोटर्स, भारती, ये कुछ काउंटर्स थे जो थोड़े से बैकफुट पर थे क्योंकि आज बैंक्स, टेक्नोलॉजी ने लीडरशिप ली, वो ज्यादा फोरफ्रंट पर आते हुए दिखाई दिए हैं। और ग्रासिम जैसे काउंटर्स, डॉक्टर रेड्डीज, अल्ट्राटेक जैसे काउंटर्स का भी अच्छा खासा योगदान आज के दिन। कुल मिलाकर हफ्ते की बेहद मजबूत शुरुआत देखने को मिली है और आज 45,500 पर निफ्टी बैंक जाकर टिका है, 19,700 के ऊपर निफ्टी 50। चलिए फटाफट से आपके लिए लेकर आएंगे आशीष और नीरज के बीच के मुकाबले का हाल, किस तरह के ट्रेड्स इन्होंने स्पॉट किए, कहां पर सबसे ज्यादा रिटर्न्स बने। तो आशीष ने CCL प्रोडक्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट और बंधन बैंक मंदी की तरफ रखा था, इरकॉन तेजी की तरफ और वहीं पर सबसे ज्यादा गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। नीरज ने 2 मंदी के ट्रेड्स रखे, एंजल वन और JSW एनर्जी, स्टॉक्स में उतार दबाव देखने को मिला। फिर ऑफ कोर्स इनका तेजी वाला ये एक और ट्रेड और साइंस जैसे ट्रेड्स जहां पर हमने देखा कुछ एक्शन बढ़ता हुआ।
बिल्कुल, देखिए इवन इस तेजी वाली मार्केट में भी अगर आप मंदी के सौदे भी ठीक से पकड़े तो वो ठीक रहते हैं, लेकिन हाँ बड़ी तेजी जो है और जो बड़ा मुनाफा है वो अपसाइड पर है 19,711। ये एडजस्टेड क्लोजिंग हुई। बैंक निफ्टी की भी एडजस्टेड क्लोज देख लेते हैं। निफ्टी में करीब 10 पॉइंट नीचे थी। बैंक निफ्टी में एडजस्टेड क्लोज जो है वो 45,500 से नीचे है। प्रोविजनल क्लोज 45,500 के ऊपर था, लेकिन ये क्लोज बैंक निफ्टी का रिकॉर्ड हाई क्लोज है और इसका मतलब बैंक निफ्टी तैयार है अब एक फ्रेश मूव के लिए। आज जो मूव ओपन हुआ है मुझे लग रहा है 46,000 शायद इसी एक्सपायरी में हो जाए, मतलब परसों तक आप 46,000 देखेंगे तो मुझे हैरानी होगी नहीं, बिल्कुल भी रत्ती भर हैरानी नहीं होगी अगर आप 46,000 इसी वीकली साइकिल में देख लें तो। वीरो कल फिर वापस जुड़ेंगे और कल 5:30 बजे नहीं तो 6 बजे जा सकते हैं आप ऑफिस। हाँ नहीं, मतलब आपके कहने का मतलब 46,000 इसे कहते हैं ना कि सोमवार को खूब चला मंगल को भी हो भला। तो मंगल को भला हो, इसी उम्मीद के साथ मैं हर्षदा, नीरज जी, आशीष और अनुज सुबह 6:57 पे और फिर 8 बजे मुनाफे की तैयारी लेकर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।